हाँ जी, कैसे बंद करें? बंद ही कर दें? हाँ, क्या कर दें? कम कर दें? मतलब अभी 18 16 लिया है आपने कहा, टेम्परेचर कम कर दो सर। बढ़ा दें? चलो भाई बढ़ा दो भाई टेम्परेचर। गरीब लोगों को ऐसी पसंद नहीं आता है, बढ़ाओ। हाँ हाँ, टेस्ट में कल टेस्ट नहीं है। तुम यही चाहते थे। टेस्ट है बुधवार को। कब है? उसमें आएंगे मारवाड़ और बीकानेर। राठौड़ राठौड़ राठौड़। हाँ हाँ, कल क्या बोला? किसने? मेरा वचन ये मेरा। अब राजी हो? तुम यही चाहते थे। हाँ, नींद नहीं आई रात को? ये क्या करें इन बच्चों का। टेस्ट के डर के मारी नींद नहीं आती आपको यूं? अरे बस बातें नहीं कर। लिखो अनूप सिंह की पुस्तक है। इसलिए मैं बहुत शुरुआत की क्लास में कहता हूं कि टेस्ट की बात स्टूडेंट तभी करता है जब वो एडमिशन लेता है। जब एडमिशन लेता है तब वो कहता है रेगुलर लेना है टेस्ट, एक भी छूटना नहीं चाहिए। अनूप सिंह की पुस्तक लिखो, बुक्स ऑफ अनूप सिंह। अरे बातें नहीं भाई। अरे क्या हुआ? कोई खास बात हुई तो मुझे बताओ यार, मैं वंचित क्यों रहूं उस बात से? है? भंडारे की बात है? भंडारा अभी अगस्त अगस्त में कर ले। हाँ? अगस्त हाँ, 7 दिन बाद। सावन के बाद, सावन के बाद। लड़कियों में सबके सावन के व्रत है? हाँ? लड़के तुम सावन के व्रत रखती हो? अपने व्रत रखने की कोई आवश्यकता, क्योंकि मिलने वो क्यों, वो भूमि है ना? तुम्हारे यदि ये गलत फहमी है कि कोई सोमवार का व्रत रखने से अच्छा पति मिल जाएगा, दुनिया में डाकी वही है सारे के सारे। मरने दो, क्यों भूखी मरो तुम? हाँ हाँ, सोमवार और किस लिए रखते? नहीं, वो लड़कियों का एक ही उद्देश्य है। लड़कियां मुझे लगता है इसके अलावा कुछ और सोच ही नहीं रही है। हाँ, इसीलिए भारत का विकास नहीं हो रहा है। हाँ, तेरे क्या है? मैं शादी कब करूंगा बोल? मतलब मेरी शादी से तुम्हें क्या फायदा है वो बता तू। हाँ, मिठाई? मतलब तुम्हारी मिठाई के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद कर लो। मैं थोड़े दिनों में खुड़का करूंगा ललित मोदी की तरह। ये दिन ट्विटर पे फोटो ही आएगी सीधी। कोई मिस यूनिवर्सिटी लगाएगी डायरेक्ट, डेटिंग दिस 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 बस। चल लेगा। मेरे तो आजकल बोलने में डर और लगता है यार। थोड़ी देर में कोई वीडियो आ जाएगा, कौन है वो? अभी किसने जीता है ऐसा टाइटल? लिखो देख, क्या नाम है किताबों का नाम बोलो। अनुविवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि और अनुपोध। दोबारा बोलो देखे। अनुविवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि। ये जो अनुपोदय किताब है ना, ये गीत गोविंद पे टीका है। क्या गीत गोविंद पे? आप कह सकते हो जैसे कुंभा ने लिखी रसिक प्रिय। कुंभा की जो गीत गोविंद पे टीका उसका नाम क्या है? रसिक प्रिय। और अनूप सिंह की जो टीका उसका नाम क्या है? अनुपोदय। याद रहेगी बात? लिख लो, गीत गोविंद पर टीका, कमेंट्री ऑन गीत गोविंद। गीत गोविंद पर टीका, कमेंट्री ऑन गीत गोविंद। आगे लिख लो, दरबारी विद्वान।
बहाव भट्ट। दोबारा लिखना। संगीत अनूप अंकुश। अनूप संगीत विलास। और अनूप संगीत रत्नाकर। नाम से पता चलता है कि अनूप सिंह के दरबार में संगीत पे किताबें लिख रहा है ना। किसके दरबार में? और बुक्स कौन से सब्जेक्ट की लिख रहा है? संगीत की। क्या नाम बोलो देखिए। संगीत अनूप अंकुश, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर। दोबारा बोलो। संगीत अनूप अंकुश, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत, है ना। एक भारत में बहुत अच्छे संगीतकार हुए, उन संगीतकार का नाम था जनार्दन भट्ट। क्या नाम था? शाहजहां के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? और शाहजहां के बाद उसका बेटा राजा बना, कौन बना? औरंगजेब। औरंगजेब को संगीत से एलर्जी थी। इस्लाम ये मानता कि संगीत हराम है, गाना बजाना नहीं किया जा सकता, इसलिए औरंगजेब ने संगीत पर रोक लगा दी। तो औरंगजेब के दरबार के जो संगीतकार थे वो बेचारे औरंगजेब के दरबार से निकल गए। उन्हीं में से एक संगीतकार था, इसका नाम क्या था? अब निकल के कहां जाए? तो उन दिनों इन चीजों को आश्रय कौन दे रहा था? राजस्थान। राजस्थान का कौन एक राजा है? अनूप सिंह। तो किसके साथ में आ गया? अनूप सिंह। अब वो संगीतकार था तो किसकी किताबें लिखेगा? संगीत की। उसको आश्रय देने वाला आदमी कौन है? अनूप सिंह। तो उसने हर किताब में लिख दिया, है ना। तो अनूप संगीत तो याद रह जाएगा। इधर वाले तीन नाम याद कर लो अपने के लिए। अंकुश, विलास, रत्नाकर। क्या क्या नाम है? कभी पूछ भी ले तो याद ही रखना आपने। अनूप सिंह के दरबार में और संगीत की किताबें लिख रहा था, आगे समय अनूप संगीत लगाना और पीछे अपने क्या लिख देना? अंकुश, विलास, रत्ना। क्या क्या नाम तीन बोलो देखे। अगला बंदा लिखो। अनंत भट्ट। अनंत भट्ट ने लिखी तीर्थ रत्नाकर। तीर्थमाला किसकी थी? मेहा जी। वो किसके दरबार में था? कुंभ। उदय चंद्र। किताब का नाम है पांडित्य दर्पण। अनंत भट्ट की किताब का नाम क्या है? तीर्थ रत्नाकर। और उदय चंद्र की बुक का नाम क्या है? पांडित्य दर्पण। उसमें भाव भट्ट के स्टार लगा लो, सबसे इंपॉर्टेंट आदमी भाव भट्ट है। और वो किताबों के नाम नहीं पूछेंगे, सिंपल क्वेश्चन आएगा, भाव भट्ट किसके दरबार में, भाव भट्ट किसकी किताबें लिखता है। दो ही बातें याद रखना, जो नाम तो वो सबको पता चल जाएंगे, एक जैसे नाम है सारे। उदय चंद्र की किताब का नाम क्या है? पांडित्य दर्पण। क्या नाम है? चलो आगे आ जाओ। अगला राजा लिखो, सूरत सिंह। अगला बंदा कौन है? सूरत। सूरत सिंह क्या अपने भतीजे को मार के राजा बना। इसका भतीजा था प्रताप सिंह, राजा बनना था उसको, ये तो उसका संरक्षक बना था। लेकिन ये अपने भतीजे को मार ही देता है, मार के खुद ही क्या बन जाता है? राजा। तो भतीजे को मार के राजा बना, तो खूब सारे सामंतों ने इसको टैक्स देना बंद कर दिया। सामंत समझ गए? राजा के जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सामंत। उन्होंने कहा राजा तो प्रताप सिंह था, तू प्रताप सिंह को मार के बना, इसलिए हम तेरे को टैक्स नहीं थे। तो इसने बाद में अपने सामंतों पे हमले किए, उनको वापस अपने अंडर में लेकर उनसे क्या लेके आया? टैक्स। और ऐसे ही एक हमला कर देता 1805 में भटनेर पर। काम हमला कर देता 1805 में इसने भटनेर पर आक्रमण किया, भटनेर को जीता। भटनेर को जिस दिन जीता था उस दिन था मंगलवार। क्या था? इसलिए भटनेर का नाम इसने कर दिया हनुमानगढ़। क्या कर दिया? किस गढ़ का नाम बदला जाए? आज हनुमान जी का वार है, इसलिए नाम क्या कर दिया जाए? सपोज करो उस दिन बुधवार होता तो नाम होता गणेशगढ़। क्या नाम होता? यदि उस दिन शुक्रवार होता, संतोषगढ़। क्या नाम होता? यदि उस दिन रविवार होता, सूरजगढ़। क्या नाम होता? लेकिन उस दिन मंगलवार था, इसलिए नाम क्या है इसका? 1805 ईस्वी में, इन 1805 एडी, 1805 ईस्वी में, इन 1805 एडी, इसने भटनेर पर अधिकार कर लिया था। ही कैप्चर्ड भटनेर। इसने भटनेर पर अधिकार कर लिया था। ही कैप्चर्ड भटनेर। इसने भटनेर पर अधिकार कर लिया था। ही कैप्चर्ड भटनेर। उस दिन मंगलवार था, दैट डे वाज ट्यूसडे। उस दिन मंगलवार था, दैट डे वाज ट्यूसडे।
हाँ हाँ, शनिवार भी हो सकता था, शनिगढ़, सॉरी। हाँ, हनुमान जी का वार शनिवार होता है, शनिवार मंगलवार, पर उस दिन मंगलवार था। उस दिन मंगलवार था, दैट डे वाज ट्यूसडे। अतः बटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया गया। सो बटनेर वाज रीनेम्ड एज हनुमानगढ़। अतः बटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया गया। सो बटनेर वाज रीनेम्ड एज हनुमानगढ़। बटनेर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ऐसे ही 1814 में चूरू पर अटैक कर देता है। कहां पर अटैक कर देता है? चूरू में। इन दिनों जो सामंत था, उस सामंत का नाम था शोजी सिंह। क्या नाम था? शोजी सिंह ने भी टैक्स देने से मना कर दिया। इन्हें शोजी सिंह पर आक्रमण किया। शोजी सिंह ने कहा भले आक्रमण कर, लड़ाई कर लेंगे, लेकिन तेरे को टैक्स तो नहीं दे। तो आक्रमण किया, तो शोजी सिंह लड़ाई करता है। शुरुआत वाली लड़ाई बड़ी शानदार रही, बीकानेर की सेना पीछे हट रही है, चूरू जीत रहा है उसके अंदर। लेकिन इतने में चूरू के किले के अंदर लोहा खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? गोले। गोले किसके बनते? लोहे के, धातु के बनेंगे। वो धातु क्या हो गई? खत्म। अब क्या किया जाए? तो चूरू में सेठ थे खूब सारे। उन सेठों ने अपनी चांदी ले जाके राजा को दी, और राजा को जाग कहा कि राजा तुम तो चांदी के गोले बनाओ, और चांदी के गोले बना बना के इन पे चला दो। राजा तुम संघर्ष करो और हम तुम्हारे। तो बाद में शोजी सिंह ने किसके गोले चला दिए? चांदी के गोले चला दिए। अब वो चांदी वाले गोले जब बाहर जाने लगे, तो बीकानेर वाले राजा को समझ में आ गया कि अंदर लोहा खत्म हो गया है। तभी गोले किसके आ रहे हैं? चांदी के। और चांदी कितनी देर तक फेंकेंगे? चांदी की तो लिमिट है, लोहा तो खूब सारा हो सकता है, सोना चांदी तो कितना हो सकता है। उसने बीकानेर से और बड़ी सेना बुलाई, वापस अटैक किया और चूरू को जीत लिया। फिर ये क्वेश्चन ही बन गया कि राजस्थान में कौन से किले से चांदी के गोले चला दिए गए थे? चूरू के किले से। कब चला दिए गए? कौन से सामंत ने? अटैक किसने किया था? देखो, 1814 ईस्वी में, इन 1814 AD, 1814 ईस्वी में, इन 1814 AD, इसने चूरू पर आक्रमण किया था। ही अटैक्ड ऑन चूरू। इसने चूरू पर आक्रमण किया था। ही अटैक्ड ऑन चूरू। इसने चूरू पर आक्रमण किया था। ही अटैक्ड ऑन चूरू। इस समय चूरू के शोजी सिंह ने, दिस टाइम शोजी सिंह ऑफ चूरू, इस समय चूरू के शोजी सिंह ने, दिस टाइम शोजी सिंह ऑफ चूरू, चूरू का सामंत है ना, चूरू के शोजी सिंह ने चांदी के गोले चलाए थे। फायर्ड सिल्वर कैनन बॉल्स, फायर्ड सिल्वर कैनन बॉल्स, चांदी के गोले चलाए थे। फायर्ड सिल्वर कैनन बॉल्स। किसके गोले चला दिए थे? तो कोई पूछेगा आपसे कि राजस्थान में कौन से किले से चांदी के गोले चलाए गए थे? चूरू के किले से। कौन से सामंत ने चलाए थे? कब चलाए थे? 1814 में। कौन से राजा के खिलाफ? सूरत सिंह। सूरत सिंह कहां का राजा है? याद रह जाएगी बात। तो मुझे यूं बड़ा ये जोरदार सा लगता है हमेशा कि वो चूरू के किले से कौन से गोले चलाए गए? ये जालोर साइड में चाय को बोलते हैं सै। चाय को क्या कहते हैं? चम्मच को कहते हैं समस। चम्मच क्या कहेंगे? चाय को कहेंगे सा। चाय क्या कहेंगे? चाबी कहेंगे साबी। फिर गीत भी वैसे कहेंगे, सलो दिलदार सलो, सांद के पार सलो। ये सांद कोई दीवाना है। सांद किसका दीवाना है भगवान जाने। तो फिर जालोर वाले इसको याद करते, वो कहते हैं 1814 में। कब है? 1814, सुरू के किले से। कौन से किले से? सांदी के गोले। किसके गोले चलाए गए थे? जालोर का है? ये जालोर की है। हाँ, तो ये जानती है, तो बोलते ही है। तो ये इसमें क्या बुरी बात है? ये अपने पूरा राजस्थान में चक्कर है। अपने से पूरा तो अपनी भाषा हिंदी है ही नहीं, तो अपने हिंदी कैसे बोलेंगे? हमेशा आदमी वही भाषा बोलेगा जो उसकी मदर टंग है। शुद्ध यदि कोई भाषा बोल सकता है तो मदर टंग ही बोली जा सकती है। इसके अलावा दुनिया की तमाम भाषाएं जो वो सीखता है अच्छी नहीं बोली जा सकती। तो भाई मैं तो हमेशा खुद कहता हूं कि मेरे से आप राजस्थानी बुलवाओ, मैं ज्यादा अच्छी बोलता हूं। पर मैं जब हिंदी बोलता हूं तो वो राजस्थानी वाली टोन भी आती है और हिंदी सही भी नहीं बोली जाती। सेम इंग्लिश में, इससे अच्छा मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों से अच्छी पंजाबी बोलता हूं, क्योंकि वो मेरी मदर टंग रही है। मेरे आसपास के खूब सारे लोग उन दिनों पंजाबी बोला करते थे, मैं भी पंजाबी बोला करता था, वो मैं ज्यादा अच्छे से बोल लेता हूं। उसके अंदर मैं जितनी बोलता हूं कम से कम उसमें यूं नहीं लगता कि मुझे आती नहीं है। मुझे सिंधी ज्यादा अच्छी आती है, कि मेरे पापा की जहां पोस्टिंग रही आसपास में मुसलमान खूब रहते थे, वो सिंधी बोला करते थे। वो सिंधी वाले शब्द भी मेरे पकड़ में आते हैं, वो मुझे बोलनी भी सही आती है। जबकि हिंदी मैंने सीखी है, वो मदर टंग नहीं थी मेरी। न मेरे घर में कोई बोलता था, ना मेरे पड़ोसी बोला करते थे। वो स्कूल में मेरे टीचर बोलते थे, उन टीचर ने कहा कि तू भी हिंदी बोल, इसलिए मैं सीखा हूं। इंग्लिश बाद में धीरे धीरे, बाद में आपने इंग्लिश सीखे, हो सकता है कल को आप तमिल सीख लें, कल को आप फ्रेंच सीख लें, लेकिन ये भाषाएं कभी भी उतनी अच्छी नहीं आ सकती जितनी अच्छी आपको क्या आती है? मदर टंग। ये अब मदर टंग सबकी अलग अलग प्रकार की होती है और उसमें कुछ कुछ शब्द अलग होते हैं। चाय को चाय हिंदी में कहते हैं,
यहां बोलने में चाहे को सह बोलते हैं तो सही बोलेंगे। तो वो मैं हमेशा कहता हूं भाई हमारे इस साइड में बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ हमसे आधे अक्षर नहीं बोले जाते। लोचा है हमारे भयंकर ये कोई नहीं बोले जाते हमसे, इसलिए हम बातें बोलेंगे विकल्प, संकल्प। इसलिए गंगानगर साइड का कोई बंदा आगा वैसे बात करेगा कि मेरे पास स्प्लेंडर है और पापा के पास स्कॉर्पियो है और मैं स्कूल जाता हूं, नहीं बोले जाएंगे उससे। उसका यही रहेगा हमेशा। आप उसको क्यों, आप तो कपिल शर्मा के शो सुन लो, उसमें एक जगह भी वो इन तीनों को सही बोल दे तो एक भी नहीं बोला जाएगा उससे। आप वो कश्मीर फाइल्स देखो, ये ऊपर वाला पूरा हिस्सा राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर ऊपर वाला कश्मीर तक का हिस्सा किसी से नहीं बोले जाते। कश्मीर फाइल्स में वो जो गुंडा है वो बोल रहा है एक जगह, हम स्टेट के टूल्स नहीं है, स्टेट नहीं स्टेट, टूल्स नहीं टूल्स, और आधे होते ही नहीं, आधे अक्षर वाला हमारे सिस्टम ही नहीं था। इसलिए आत्महत्या, पर्यापत क्या हो जाता है, पर्यापत हो जाता है, विकल्प, संकल्प, आत्मघाती, तो सारे के सारे शब्द ऐसे बोलेंगे। तो मैं खुद नया नया आया यहाँ पे, और दिलीप सर तब क्लास में हमारी डिबेट करवाया करते कि कोई टॉपिक देते, टॉपिक देते भाई डिबेट करो। थोड़े लोग होते 50-60 लोग हुआ करते, सारे उस टाइम मेच्योर लोग ही आया करते थे, इसलिए वो भी था कि डिबेट का सा माहौल भी हुआ करता थोड़ा। अभी भी सर दिलीप सर आएंगे तो आपकी क्लास में भी उनकी आदत ही है कि हर 7-8 दिन में एक बार कोई ना कोई टॉपिक देके बच्चों से डिबेट करवाने, ताकि बच्चों का स्टेज फोबिया भी खुल जाए, किसी टॉपिक पे बोलना आए भी उनको थोड़ा। तो हम तो अलग स्टेज जैसा था ही नहीं, हम तो क्लास में थोड़े से हुआ करते थे, इधर वाला खड़ा होकर बोल देता, फिर इधर वाला खड़ा होकर बोल देता। तो एक दिन सर ने एक टॉपिक दे रखा, इंडिया अमेरिका के बीच में कोई डील हुई थी, तो इंडिया अमेरिका के बीच में जो डील हुई, इंडिया यूएस डील हुई, डील के ऊपर बोलना है। इसलिए आधे लोगों का आगे तुम फेवर में बोलोगे और आधे हम लोगों का आगे तुम इसके क्या बोलोगे, अगेंस्ट। इसलिए हम पॉइंट तैयार करके लाए अगेंस्ट वाले, वो वाले अपने पॉइंट तैयार करके गए फेवर वाले। मैं अच्छा ही बोल लिया करता क्लास में, तो सर भी यूं खड़ा भी कर दिया करता, भाई तू सुना। तो हमारी तरफ से 1-2 बंदे बोले, फिर सर ने कहा तू नहीं लिख लाया आज? हाँ सर लिखे मैं, तो बोल। तो मैं खड़ा हुआ, तो वो कॉपी वॉपी तो मैं बंद करके रखता था, वैसे ही बोलने की आदत थी कि मैं पढ़े हुए लिखे हुए पॉइंट नहीं बोलूंगा, मैं मेरे हिसाब से बोल दूंगा, याद करके आ जाया करता। तो मैंने कहा सर भारत और अमेरिका के बीच में जो डील हुई है ये भारत के लिए आत्मघाती है। तो बच्चे हंसे सारे, सर ने कहा बैठ जा, है आत्मघाती। तो मुझे लगा कि सर मेरी बात को डिनाई कर रहे हैं, तो मैंने कहा सर क्या कहा मैंने इसमें, सही तो बोल रहा हूं, यदि भारत अमेरिका के साथ ही डील करता है तो भारत के लिए आत्महत्या है। सर ने कहा तू बैठ जा यार, बकवास कर रहा है फालतू की। अब वो पूरी जनता हंसे, सर मुझे धमका के बिठाए, तो आप बहुत ही ह्यूमिलेट फील करते हो, पर हम बैठ गए सर के सामने, तो क्या बोलता, नीचे गर्दन करके बैठ गए अपने। पर वो आधा पौन घंटा मैंने जैसे तैसे काटा क्लास का। अब जैसे क्लास खत्म हुई सर ऑफिस में गए, मैं ऑफिस में घुसा, मैं सर आपने कैसे, मैं कोई गलत थोड़ी बोल रहा था, सही तो बोल रहा था, मैंने यही तो कहा था, जब अगेंस्ट में बोलना तो मैं तो खिलाफ ही बोलूंगा, तो मैं तो यही तो कह रहा था कि डील आत्मघाती है। सर ने कहा बैठ बैठ बैठ, पानी पिले, पानी पिलाया। कहा बता क्या कर रहा था तुम? मैं सर मैंने यही तो कहा था आपको कि डील भारत के लिए आत्मघाती है। तो सर ने कहा आत्मघाती है। मैंने कहा हाँ आत्मघाती, आत्मघाती बोल दे, 2-3 बोल, आत्मघाती आत्मघाती। मैंने 2-3 बार फिर बोला तो हाँ सर। वैसे मैंने कहा मतलब ये मैं सही नहीं बोल रहा था? सर ने कहा ये नहीं, तुम्हारी साइड के सारे लोग आधे अक्षर नहीं बोल पाते, तू बोल दे कि विकल्प, तो मैंने कहा विकल्प, बोल संकल्प, तो मैं संकल्प, बोल दे कि स्प्लेंडर, तो मैंने कहा स्प्लेंडर। तो मैंने कहा सर हम सारे ये बोलते हैं ऐसे। सर ने कहा टोटल तुम जितने लोग हो तुम्हारे वो पंजाबी वाला टच आता है, पंजाबी में ये होते ही नहीं, इसलिए तुम भी इस प्रकार से बोलते। तो क्या करूं सर इसको सही करने के लिए? तो सर ने कहा अखबार में सुबह सुबह डेली ऐसे 10 शब्द छांट लिया कर और उनको बोल बोल के देखा कर, विकल्प 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 विकल्प, आत्मघाती आत्मघाती आत्मघाती, जीप पलटने लग जाएगी तेरी, अभी तक तेरी जीप पलटती नहीं है इनके अनुसार। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं डेली के 10 शब्द लूंगा। सर ने कहा शब्द लेगा, 10 शब्द लेगा और उनको बोलेगा। धीरे 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 प्रैक्टिस की, अब जाके थोड़ा बहुत मामला सही है, वो भी तब सही है जब मैं सोच के बोलता हूं। मैं मेरी टोन में जब बोलता हूं तो शब्द है, पर्याप्त है, आत्मघाती है। तो मैं अब तो फिर भी इतना ध्यान नहीं रखता, पहले मैं क्लास में ध्यान रखता कि जैसे मेरे को अब थोड़ी देर बाद में आगे लिखवाना पर्याप्त, तो पहले मैं दिल को कठोर करता मैं मन ही मन सोचता राजवीर पर्याप्त 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 पर्याप्त, फिर बच्चों को लिखवाता पर्याप्त, और एक ही बार में दोबारा बोलते फिर ये पर्याप्त हो जाएगा अपने से। ये वाली लाइन अपने दोबारा नहीं बोलनी है, तो ये अपने सब जगह का थोड़ा बहुत रहता है। जालोर साइड वालों से बै बोला ही नहीं जाता, बै को कहेंगे वह, बै वाला उनके कंसेप्ट ही नहीं है, वह है। तो मैंने एक दिन बताया था, इसलिए उनके अपने होता है बात, ये कहते हैं बात, वीरमदेव सोनकरारी बात, देखिए अपने बात होती है, बात का मतलब कहानी, अपने किसी के बात बता यार, ये कोई बात बोलेंगे नहीं, कहेंगे बात बताओ बात, और बताओ ही नहीं बताओ बात बताओ, तो इनकी वही भाषा रहेगी। मैंने उस दिन ही बताया था आपको शायद कि पश्चिमी राजस्थान में कुएं को बोलते हैं बेरा, कुएं क्या बोलते हैं, ये जालोरी आपस में मिलेंगे तब आपस में पूछेंगे कतरा वेरा है,
तो बेरानी इनके क्या हो जाता है फिर? आप भरतपुर वालों से बोलो, उनके उल्टा है, उनके वह नहीं है, उनके बै ही है, वो फिर वैसे बात करेंगे। कल वर्षा हुई थी, आप कभी तुम अकेली बोल के देखना या कभी ध्यान देना, विश्वविद्यालय, हम विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय वाला उनकी कंसेप्ट ही नहीं होता है। और आपको हर कोई, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अपने राजस्थान में हर बंदे के साथ ये थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लोचा है। इसका कारण यही है कि हम हिंदी बोल रहे हैं जो कि हमारी भाषा नहीं है। हमारा और हिंदी का सीधे तौर पर कोई भी लेना देना, हिंदी यूपी की भाषा है। ये तो हुआ क्या कि आजादी के बाद में जो भारत के जो भी बड़े नेता थे वो सारे यूपी बिहार के थे। संविधान सभा में ज्यादातर जो जमावड़ा था वो यूपी बिहार वालों का था। नेहरू जी खुद कहां के? यूपी के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये कहां के? बिहार के। ये जेबी कृपलानी ये कहां के? यूपी के। ज्यादातर जो बड़े बड़े नेता थे इस पट्टी के थे। इसलिए कहा कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाओ। जब हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने की बात आई तो साउथ इंडिया वीटो कर गया, और साउथ इंडिया ने कहा कि यदि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया गया तो हम भारत में शामिल ही नहीं होंगे। तो नेहरू जी ने बैकफुट पे आए, नेहरू जी ने कहा चलो हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भारत की राजभाषा है। दोनों भारत की क्या है? राजभाषा, मतलब शासन की भाषा। जहां पर शासन हिंदी में किया जाए वहां हिंदी में कर लो, जहां पर इंग्लिश में हो वहां इंग्लिश में कर लो, और आपस में कम्युनिकेट करना हो तो इंग्लिश यूज में लेनी है। तमिलनाडु वाला सेंटर को लेटर लिखेगा तो इंग्लिश में लिख देगा ताकि वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अपना काम चलाए, और यूपी वाला लिखेंगे तो हिंदी में लिख लेंगे अपना। पर नेहरू जी को लगा कि यार ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं, देश में अलग अलग भाषाएं हो जाएगी। तो उनको लगा कि यार हिंदी को बढ़ावा तो मिलना चाहिए। यदि देश को कोई भाषा जोड़ सकती है तो भाषा कौन सी जोड़ सकती है? हिंदी। इसलिए हिंदी को बढ़ावा देंगे। तो कैसे बढ़ावा दिया जाए? साउथ इंडिया तो वीटो पे अड़ के बैठ गया। इसलिए नेहरू जी ने नॉर्थ इंडिया के राज्यों को कहा कि तुम हिंदी को बढ़ावा दो, और धीरे धीरे हिंदी पूरे देश में हो जानी चाहिए कि कोई आदमी विरोध करे नहीं, अपने आप हिंदी क्या बन जाएगी देश की राष्ट्रभाषा। तो नेहरू जी ने अपने सब नॉर्थ इंडिया वालों को कहा कि तुम ये बात मान लो। नॉर्थ इंडिया में एक ही राज्य ने ये बात मानी, वो राजस्थान, और किसी भी राज्य ने ये बात स्वीकार ही नहीं की। इसलिए पंजाब में आज दिन तक पंजाबी है, गुजरात में आज दिन तक गुजराती है, और महाराष्ट्र में आज दिन तक मराठी। अपन ने यह बात मान ली और अपन ने अपने स्कूलों के अंदर राजस्थानी पढ़ानी बंद कर दी। वरना पंजाब की पूरी एजुकेशन कौन सी भाषा में होगी? पंजाब। मैं तो हमेशा हंसता ही हूं कि यार आप पंजाब में साइन बोर्ड देखो, पहला ऊपर नाम लिखा हुआ है पंजाबी में पटियाला, फिर अंग्रेजी में लिखा हुआ है पटियाला, फिर उर्दू में लिखा हुआ है पटियाला। हिंदी नहीं है, उर्दू में मिल जाएंगे साइन बोर्ड सारे के सारे। क्यों? क्योंकि किसी टाइम इस पंजाब की राजधानी हुआ करती लाहौर। राजधानी कौन सी थी? और तब उर्दू का बोलबाला था, मुसलमान बड़ी संख्या में रहा करते थे इस इलाके के अंदर, तो उर्दू थी, तो उर्दू भाषा चलती रही। यहां पे ये नहीं मिलेगी आपको। महाराष्ट्र में यदि आपने दुकान का नाम हिंदी में लिख दिया, शाम से पहले पहले शिवसेना वाले इतना कूटेंगे कि दुकान खोलने लायक नहीं बचोगे दूसरे दिन। ये तो बताया था मैंने दिन पहले। साउथ इंडिया में आप किसी बंदे से हिंदी में रास्ता पूछ लो, नहीं बताएगा। यदि साउथ इंडियन है, उसको हिंदी समझ में आ रही है, उसके बावजूद वो हिंदी नहीं बोलेगा। वो तो अपने कम्युनिस्ट पार्टी के एक बहुत बड़े नेता है, डी राजा, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव है। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता को क्या बोलते हैं? महासचिव। जैसे बीजेपी कांग्रेस में होते हैं अध्यक्ष, कम्युनिस्ट पार्टी में क्या बनते हैं? महासचिव। डी राजा उनका महासचिव है। मैं एक बार दिल्ली में डी राजा से मिलने के लिए गया। कोई आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन के बारे में उसको ब्रीफ करके आना था, और डी राजा को ब्रीफ करने के लिए मुझे भेजा गया कि यार तुम डी राजा से बात करके आ जाओ। तो उसने टाइम दिया, भाई 11 बजे मैं 5 मिनट का टाइम दूंगा, 5 मिनट में आगे मुझे ब्रीफ करके चले जाना तुम। उसके बाद में राज्यसभा का टाइम है, मैं राज्यसभा जाऊंगा। मैं और एक यूपी का लड़का दोस्त को बताने के लिए गए। यूपी वाला लड़का डी राजा को जानता था, इसलिए मैं उसको इसलिए लेके आया ताकि वो मेरा इंट्रोडक्शन तो करवा दे, भाई मैं कौन हूं, किस बारे में बात करने आया। और मुझे पूरी बात समझानी थी, तुझे आज राज्यसभा में क्या बोलना है, हमारे मुद्दे को राज्यसभा में उठाना है। वो अपनी गाड़ी के पास तैयार खड़ा था, राज्यसभा जाने वाला ही था। वो हमारा ही वेट कर रहा था कि बच्चे आएंगे, मैंने उनको टाइम दे रखा 11 बजे का, फिर मैं चला जाऊंगा। अपने जैसे गए पहले जाते, भाई नमस्कार करो, इतना बड़ा आदमी, सर प्रणाम नमस्कार सर। वो मैं इस आंदोलन से, उसने वापस मेरे कहा इंग्लिश में कि तुझे तमिल या अंग्रेजी में से कौन सी भाषा आती है? वो दोनों ही नहीं आती। तो तमिल आती है न, मुझे सर या तो पंजाबी आती है, या हिंदी आती है, या राजस्थानी आती है। तो उसने गाड़ी गेट ही बंद कर लिया, तो बात नहीं करनी। इन दोनों में से कोई आती है तो 5 मिनट का टाइम है, फटाफट समझा दे, वरना मैं और किसी भाषा में तेरे से बात करना पसंद ही नहीं करूंगा। मुझे इस बात का कतई बुरा नहीं लगा कि उसने मेरी बेइज्जती कर दी। बुरा इस बात का था कि इस बंदे में अकड़ कितनी है कि हिंदी बोलना और सुनना भी पसंद नहीं करता है। अब टूटी फूटी जितनी अंग्रेजी आती थी 5 मिनट में अंग्रेजी में उसने सुन ली। मैं टूटी फूटी बोल रहा था, मतलब सही ढंग से सेंटेंस भी नहीं बन रहा होगा मेरे पे वहां पे मेरे से, उसके बावजूद वो सुन रहा था। पर वो हिंदी सुनना पसंद नहीं कर रहा था मेरे से, हिंदी नहीं सुनूंगा। उसने पूरी बात मानी मेरी। वापस बाद में उसने कहा ओके जेंटलमैन, मैं अभी जा रहा हूं राज्यसभा, तुम्हारा पूरा मैटर उठाऊंगा। उसने पूरा एग्जैक्टली जैसा मैंने समझा राज्यसभा में जाके बोला है कि आज मेरे पास स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने ये कहा, इंग्लिश के अंदर वहां जाके भी उसने बोला है, और हिंदी सुनना भी पसंद नहीं कर रहा था। ये साउथ इंडिया की हकीकत है। समझ पूरी आती है। अरे यही तो भाई, नहीं जिसको समझ नहीं आती है ना, वो तो ना बोले, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत उसको जिसको आ रही है, उनको आजकल आने लग गई, उनको समझ में आती है सारी। हिंदी ऐसी कोई भाषा ही नहीं है जो किसी को समझ में नहीं आ सके। और वो भारत में रहते हैं, वो बॉलीवुड की मूवियां देख रहे हैं,
आप में से कौन कौन पंजाब में रहा फिर भी पंजाबी समझ तो रहे हो ना गानों के माध्यम से। इसलिए भाषा में इतना तो कुछ होता ही नहीं। तो दिक्कत वही है भाई, मुझे मैं कहूं एक कोई आदमी फ्रांस का आदमी है और उसके सामने आप हिंदी जाके बोलो, अपने कहा भाई इसको बापड़े आती नहीं यार। पर यदि किसी को आती है और उसके बाद नहीं सुनता, ये बहुत बुरा है। वो नेता है, वो जगह जगह घूमता है पूरे भारत में, सब भारत में लोगों से अलग अलग प्रकार से मिलता है, सारी भाषाएं आती है उनको, पर उसको नहीं सुननी। उसको हिंदी से एलर्जी है, अंग्रेजी सुनना पसंद ही कर रहा हो। और मैं कहता हूं उसके अपेक्षा मैं उसको ना पंजाबी बोलूंगा तो राजी रहता कि पंजाबी बोल ले भले, हिंदी नहीं। तो हिंदी के प्रति तो साउथ इंडिया में एक दुराग्रह पाया जाता है। ये अपना राजस्थान ही एकमात्र राज्य है जिसने कहा कि नेहरू जी आप चिंता मत करो, हम हमारी भाषा को साइड में छोड़ते हैं और हम आज के बाद कौन सी भाषा अपना लेंगे। तब मुझे लगता है कि राजस्थान समर्पण की भूमि है। इस भूमि ने हर चीज के लिए बलिदान किया है। जब देश के लिए लड़ना था तब ये भूभाग लड़ रहा था, जब देश की भाषा की भी बात आई तो इसने अपनी भाषा छोड़ दी और दूसरों की भाषा अपना ली। अपने शुरुआत में तो हालत यह थी कि हिंदी पढ़ाने के लिए टीचर नहीं थे, अपने किसी को आती नहीं, तो हिंदी की टीचर कहां से लेके आए। अपने 1% लोगों को भी हिंदी नहीं आया करती थी, तो फिर यूपी से हम टीचर लाए। इसलिए पापा की उम्र के लोग जो यदि पढ़े हुए हो कॉलेजों में स्कूलों में, उनसे पूछना कि उनके हिंदी के सर कौन थे। हिंदी के सर के टोटल नाम होंगे द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, सक्सेना, श्रीवास्तव, त्यागी, मल्होत्रा, त्रिपाठी, सारे यूपी के ब्राह्मण है। उनको आती थी हिंदी संस्कृत, तो वो अपने यहां पे आके पढ़ाने लगे। दुर्भाग्य देखिए, जब बाद में बात आई कि भाई संविधान में कौन कौन सी भाषाएं शामिल होनी चाहिए, तो जब संविधान बन रहा था तब तो राजस्थान की बात करने वाला कोई आदमी नहीं था वहां पे। संविधान बनाने वाले जो थे उनमें अलग अलग भाषाओं के लोग थे, उन्होंने अपनी अपनी भाषा जुड़वा ली। वल्लभ भाई पटेल ने कहा गुजराती जोड़ो साहब, गुजराती जोड़ गए। किसी पंजाब वाले ने कहा पंजाबी जोड़ो, तो वो जोड़ गए। आजादी के बाद कहा कि यार बाकी भाषाओं को भी जोड़ना चाहिए, तो किसी ने कहा सिंधी जोड़ दो, सिंधी जोड़ ली। मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो जोड़ो, तो वो जोड़ ली। मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी जोड़ो, तो वो जोड़ दी। किसी ने कहा राजस्थानी जोड़ो, तो जब राजस्थान जोड़ने की बात आई तो राजस्थान में वही लोग विरोध कर रहे थे जिनको कभी हमने यहां रोजगार दिया था। तो यूपी वाले त्रिवेदियों चतुर्वेदियों ने सबसे पहले कहा कि राजस्थानी नाम की कोई भाषा ही नहीं है और राजस्थानी हिंदी का एक प्रकार है, और यदि हिंदी को मान्यता मिल गई तो भी राजस्थानी को मान्यता, क्योंकि उनके धंधे ही खत्म हो रहे थे फिर यहां से। इसलिए वो लोग सबसे अधिक हमारा विरोध करके गए। और मुझे तो ये भी बड़ा अजीब लगता है जब कोई कहता है कि सर राजस्थानी हिंदी का ही प्रकार है। कहां है यार, अपने भाषा के शब्द अलग पड़े, उनके शब्द अलग पड़े। हमारी भाषा उनसे पुरानी है। हिंदी भारत में तब की भाषा जब मुसलमान आए। अमीर खुसरो हिंदी का पहला लेखक है। हम तो उससे पहले से यहां पर कोई ना कोई भाषा बोल ही रहे थे, किसी ना किसी के अंदर तो कम्युनिकेट कर ही रहे थे। और हमारी भाषा में तो जितने शब्द हैं उतने उधर है ही नहीं। वो मैंने कभी आपको पहले ये दिन समझाया होगा कि हमारे यहाँ पे किसी एक ऊंट के 400 पर्यायवाची हैं। हिंदी बताए देखे इतने कहां से लेके आएगी। हिंदी तो हमारी भाषाओं के शब्द ले लेके बनी हुई भाषा है, वो तो मिक्सचर है। हाँ, हम हिंदी का पूरा सम्मान है कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा बनाई जाए, हर भाषा का सम्मान है। मुझे तो हमेशा इस बात का बड़ा बुरा फील होता है कि मुझे अंग्रेजी अच्छी क्यों नहीं आती। मैं चाहता हूं कि अंग्रेजी इतनी अच्छी आए कि मैं कोई इंग्लिश की बुक पढ़ लूं। अब अंग्रेजी आती भी है पर अंग्रेजी में फील नहीं आता कि मैं किसी बुक को लेके बैठता हूं। हमेशा कहता कोई बुक पढ़ते हैं तो बुक पढ़ते हैं दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए, इमेज, कि पिछला पैराग्राफ क्या था, उससे पिछला पैराग्राफ क्या था, उससे पिछला। मैं हिंदी पढ़ता हूं तो वो मेरी इमेज बनती है दिमाग में, राजस्थानी पढ़ता हूं तो वो इमेज बनती है, इंग्लिश पढ़ता हूं मुझे पूरी समझ आती है, वो पिक्चर नहीं बनती मेरे दिमाग में कि पीछे वाला पैराग्राफ क्या था, उससे पीछे वाला पैराग्राफ क्या था। फिर वो एक पैराग्राफ जो पढ़ रहे हो वहां पर ध्यान केंद्रित होता है। फिर थोड़ी देर तो आप पढ़ते हो फेंक देते हो, मरने दे ढंग से अपने को समझ तो आ नहीं रही। उसमें कोई एक आधा वर्ड ऐसा और आ जाता है जिसमें तुक्का ही मारना पड़ता है, यही कह रहा होगा, आगे पीछे वाला ये लिख रखा है तो उसने भी यही लिख दिया होगा, या बाद गूगल करके उसको देखो। तो मुझे हमेशा लगता है कि यार मुझे अंग्रेजी सीखनी है, और अंग्रेजी क्यों, कोई जर्मन भी सीखूं, फ्रेंच भी सीखूं, इटालियन सीखूं, तमिल सीखूं, तेलुगु सीखूं, जितनी भाषा ज्यादा सीख सकता हूं उतना सीखा जाए। पर मदर टंग कैसे छोड़ी जाए। मुझे तुम्हारी भाषा हिंदी है ना, भाषा तो मेरी राजस्थानी है, मेरी मातृभाषा जो है वो राजस्थानी। हिंदी मौसी है, मौसियां खूब सारी हो सकती है पर मौसियों से कभी उतना प्यार नहीं हो सकता जितना मम्मी से हो। और ये अपने साथ ही दिक्कत है। अपने यहां पे जैसे ही कोई बंदा थोड़ा सा अपर क्लास के अंदर जाता है वो सबसे पहले भाषा छोड़ता है, क्योंकि बाकी पूरी दुनिया में अपर क्लास में लोग अपनी भाषा ही बोलते नजर आएंगे आपको। पंजाब का मुख्यमंत्री का कोई भाषण मुझे हिंदी में सुनाओ देखे। मोदी जी जब तक गुजरात रहे थे मुझे एक सिंगल भाषण उनका हिंदी में सुना दो आप, सारे भाषण उनके गुजराती में। ये एकनाथ शिंदे दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते, उनको पता है पूरा भारत सुन रहा है फिर भी मराठी बोलेंगे, हिंदी बोल ही नहीं रहे हैं वो। अपना कभी मुझे बता दो कि अपना मुख्यमंत्री कभी राजस्थानी में भाषण देता हो। अपने हिंदी बोलेंगे, अपने हिंदी बोलेंगे, अपनी वाली भाषा को छोड़ देंगे। विजय सर मुझे दिन, विजय सर पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे तो इनके वो इंजीनियरिंग की हुई, तो ये पहले कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में वहां पे पुनः जॉब करते। तो सर मुझे दिन बताए कि वहां पे हमारे जो मैनेजर था वो उड़िया था और हमारे जो पियोन था वो भी उड़िया था, उड़ीसा का था। और वो मैनेजर उस पियोन से जब भी बात करता तो उड़िया में ही बात करता। मैं कहूंगा अपने उल्टा है। पहली बात तो यदि मैनेजर राजस्थान का हो और पियोन भी राजस्थान का हो तो अपना मैनेजर पियोन से बात ही ना करे।
और फिर राजस्थानी में तो पक्का ही ना करे, वो इंग्लिश में, हिंदी में, सब में बोलना पसंद करेगा। हमें भाषा के प्रति जो हीन भावना आ गई ना, ये बुरी बात है। आजकल फिर बीच में कई दिन ये ट्रेंड चला था कि बच्चों को स्कूल के अंदर राजस्थानी ना बोलने दी जाए। स्कूल के अंदर बच्चे क्या बोलेंगे? हिंदी, वरना तो स्कूल वाले पीट दिया करते हैं। आजकल फिर ट्रेंड आया कि घर पे ना बोलने दी जाए। फिर मम्मियों ने कहा कि इन सबको हम क्या सिखाएंगे। बीच में थोड़े दिन आया कि मम्मियों ने कहा कि हम अंग्रेजी सिखाएंगे, पर दिक्कत यह आई फिर मम्मी को नहीं आती। फिर मम्मी ने 2-4 वर्ड रटे और वो वर्ड रटाने शुरू किए। ये दूध को, मिल्क को फिनिश करो, होमवर्क को फिनिश करो, तुम्हारे गेम को फिनिश करो। अरे फिनिश के आगे तो होता होगा कुछ, सबको फिनिश ही कर रही हो तुम, आगे पीछे सीख लिया जाए कुछ। तो ये भाषा का लोचा है जी, तो ये सब जगह है। तो जालोर वाले अपने चाय को क्या बोलते हैं? सह। क्या बोलते हैं? आज संडे की सर ने छुट्टी नहीं की। संडे की सर ने क्या नहीं की? छुट्टी कर देते तो, है ना। तो सह को, चाय को हमेशा क्या बोलते रहेंगे? चाय। तो हर चीज को वैसे, चांद को सांद, चाबी को साबी, चम्मच को समस। तो वो तो चाय वाला मुझे जोरदार लगता है कि चा को भी सा और छा को भी सा। तो मीठी सांद, मोली सा, चाय पीने तो मीठी सा है। तो वो तो मेरा जो नेटिव पैलेस, मेरा जो गांव पड़ता है वो गांव चूरू में पड़ता है। मेरे साथ एक जालोर के रूममेट रहे, वो सीनियर मेरे से, उनको बाइक नहीं चलानी आती। तो उनको कहीं जाना होता तो वो मुझे लेके जाते, पायलट बन भाई तू मेरा। तो मैं उनके बाइक चला के उनके साथ जाता। अब किसी से मिलने के लिए गए, वो दोस्त उनका, मेरे को तो जानता नहीं, पर मेरा इंट्रोडक्शन देते तो हमेशा कहते कि राजवीर है मेरा रूममेट है और सुरु है। मैं यार सुरु का मतलब मैं कोई आदि मानव थोड़ी हूं, पाषाण काल से बैठा है, शुरुआती मनुष्य है। मैं सुरु का हूं। हाँ तो वही कहना चाहता हूं, तू शुरू का ही तो है। वैसे वो बात है। तो वैसे तो कब की बात है? 1814। कौन से किले से? शुरू के किले। किसके घोड़े? सब। क्या किए गए? सलाए गए। चलाए गए नहीं, क्या किए गए? किसने सलाए? सोजी सिंह ने। किसके खिलाफ सलाए? सूरज सिंह। तो सह 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 1814 शुरू, संधि, सोजी सिंह सलाए गए और सूरज सिंह। याद रहेगी बात? अच्छा मैंने, हाँ ऐसे तो राजस्थानी भाषा का अदृश्य तो खत्म ही है। तेरे कहां लग रही है? कहां है? कौन बोलता है? बहुत कम जो गांव के अंदर लोग रहते हैं वो बोलते हैं। जैसे जो लोग शहरों के अंदर है उन्होंने बोल दी, बंद कर दी, तो अस्तित्व समाप्ति है। और सबसे भयंकर लोचा तो ये क्या कि इसको लिखने हिंदी में शुरू कर दी। देखो एक तो होता है बोली जो आप बोलते हो, एक होता है भाषा जो आप लिखते हो, एक होता है लिपि जिसमें लिखते हो, है ना। भाई मैं मेरा नाम लिखूं तो मैं कहूंगी ये लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में। कौन सी लिपि में? ये पंजाबी में है, सेम वही नाम है, पर ये गुरुमुखी है। क्या है? ये रोमन है। ये क्या है? तुमको उर्दू आती थोड़ी है, फिर मैं कुछ ही लिख दूं चल जाएगा। ये अरबी में है। कौन सी भाषा में है? अरबी के अंदर है। तुझे आती है? हाँ कोई नहीं, ठीक है, तू कहते सही है, बोल दे सही है। हाँ तो ये हो गया भाई आपकी देवनागरी। ये कौन सा हो गया आपका? गुरुमुखी। ये कौन सा हो गया आपका? रोमन। है तो अलग अलग लिपियां अलग अलग होती है। हमने सिस्टम ये सबसे बुरा कर दिया कि आजकल जो जितने भी लोग राजस्थानी लिखते हैं वो देवनागरी में लिखने लगे, जबकि अपने पहले देवनागरी वाले शब्द नहीं हुआ करते, थोड़े शब्द इनसे अलग हुआ करते। जैसे चूंकि भारत की सारी भाषाएं इसलिए शब्द मिलेंगे थोड़े बहुत, तो जैसे अपने ख ऐसे नहीं लिखते, अपना ख ये ख है नहीं, ऐसा है तुम्हारे कहने से थोड़ी होता है। ये खरगोश है। वो जय नहीं है, अपना जय अण। ये जो अभी ये बता रही थी लय था, यूज आता था, लय भी कई जगह यूज में लेते, पर लय की जगह ज्यादातर वर्ड कौन सा हुआ करता? अड़। क्या हुआ करता? इसलिए अपने से लय बोला ही नहीं जाता। इसलिए आप कभी नहीं कहते कि मेरे दोस्त का नाम कालू है। आपसे बोला ही नहीं जाता, आपकी जीभ भी पलटा नहीं खा रही है, कालू कालू निकल ही नहीं रहा आपके, आप कालू ही बोल रहे हो। आप कभी नहीं कहते कि मेरे घर के बाहर गली है। आप कभी नहीं कहते कि मेरी गेंद नाली में चली गई। क्यों नाली क्यों बोल रहे हो आप? नाली तो नहीं कहते। गली क्यों बोल रहे हो? गली तो नहीं बोल रहे आप। कालू ही क्यों है? उल्टा मैं यदि कोई आपके सामने बोले कि मेरा एक दोस्त है उसका नाम कालू है, वो गली में रहता है और उनके बाहर नाली भी है, तो आपको हंसी आएगी, है ना, जबकि वो सही बोल रहा है। तो सही एग्जैक्टली सही यही है, हिंदी बोल रहा है वो, और हिंदी में कालू है, गली है, नाली है, पर आपको बुरा लगता है क्योंकि आपकी जीभ पलटा नहीं खाती वैसे।
आपके वो काड़ू है, गली है। आप कभी नहीं कहते मैंने पानी पी लिया। पानी क्या निकलेगा आपके मुंह से? पानी निकलेगा। ये आना है तो अपने पुराने, आप तो कभी किसी बाणिया की दुकान से सामान खरीदो, बाणिया अग्रवाल जी है ना, हर कोई दुकान खोल के बैठा हुआ बंदा नहीं, अग्रवाल जी। और वो जो हाथ से पर्ची लिख के दे, वो मुझे पढ़ के दिखा दो कोई आप में से, एक भी आदमी से नहीं पढ़ी जाए बात, क्योंकि वो पुराने वाली लिपि लिख रहा है। हमारी उस लिपि को बोला करते मुड़िया। क्या बोला करते? जिसमें अक्षरों को मोड़ मोड़ के लिखा जाता, इसलिए नाम क्या था? बाणिये लिखा करते थे, इसलिए इस लिपि को बोलते महाजनी। क्या बोलते? बाणियों को महाजन कहते हैं। महाजन इस लिपि को यूज में लेते इसलिए क्या बोलते? अक्षरों को मोड़ मोड़ के लिखते इसलिए क्या बोलते? तो हमने सबसे बुरा तो राजस्थानी के साथ ये किया कि हमने मुड़िया लिपि छोड़ दी और आजकल लिखना किसके अंदर शुरू कर दिया? देवनागरी। तो भाषा तो मिटी गई। अब कोई कहता है राजस्थानी को जिंदा करें, अब वो मरे जिंदा नहीं हो, अब गहरे गड्ढे में ये। जब लिपि लिखना भूल गए तो आने वाले टाइम में तो बच्चों को पता ही नहीं होगा कि यार आना ये है। अब जैसे मैं ये लिखता हूं तो आप सब कहते हो ये सर क्या है? अब आपने, ये दोनों ही नहीं होते ही नहीं अपनी भाषा। इसलिए आप कभी नोटिस करो, मैं जितनी किताबों के नाम लिखता हूं, मैं ये लिखता हूं, आप में से कईयों को लगता होगा कि सर को लिखना नहीं आता, क्योंकि अपनी उन किताबों में पहले वो सह होता ही नहीं था, तो अक्षर ही नहीं होता। उल्टा अपने ये नहीं होते नीचे वाले अक्षर, नहीं होते, ये आधे अक्षर वाला रूल ही नहीं था। आधे अक्षर छोड़ो, अपने ये ऊपर वाली मात्राएं नहीं लगाते। ये भी पहले पुरानी लिपि जो भी मिलेगी उसके अंदर मोड़ मोड़ के वैसे लिखते थे। जैसे किसी का जैसे नाम है जोधा, जैसे यह नाम था राठौड़, अपने पुरानी किताबों में मिलेगा राठौड़। ऊपर वाला जो ओ है लिख दिया, कौन ऊपर पेन उठाए ऊपर लेके जाए? राठौड़ 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 बोला करते। उससे धीरे धीरे हमने हिंदी में आते आते क्या बनाया? राठौड़ बनाया। बाकी मारवाड़ी के अंदर जितने भी राजस्थानी की पुरानी किताबें जितने मिलेगी उनके अंदर ये नाम मिल जाएंगे आप। मेरा तो कई जगह जोधा को देखा हुआ है। आ वाली मात्रा वो लिख दिया उसने, मरने दो रे, मात्रा कौन लगाए, लिख लो, इसको यूं लिख लेते। मात्रा को नीचे लेके आ जाते, तो मात्राओं का प्रयोग कम करते, आधे अक्षरों का प्रयोग कम करते। ये तो था ही नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप छोटी क्लासों में जब हम पढ़ा करते तब टीचर ये सिखाता, कखा गेड़ा ये सिखाया करते। तो कै वाली लाइन जब बोलता तो टीचर बाका देखे, ये क्या है? ये सारे जो अक्षर बोले जाते हैं इनको बोलने की अलग अलग जगह होती है, और ये बाहर निकलते हैं ऐसे, क ख ग घ अय, बाहर निकलेंगे कंठ से, फिर थोड़ा ऊपर से, फिर थोड़ा ऊपर से, फिर दांत से, जीभ से, ऐसे बोले जाएंगे अलग अलग। वापस च छ ज झ ट ठ ड ढ, बाहर निकलते हुए आएंगे। अणा, अणा में देखो जोर नहीं आता, टय को बोलने में उतना ही जोर आएगा, तो आप पूरा जोर लगा के बोलिए, यहां से बोलिए आप। ये सारी लाइनों में टीचर बताते ये ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। फिर लाइन आती है, अब आपने जो टीचर को नहीं आता इनको बोलना, तो फिर कहता सा है, इसलिए इस लाइन को हमेशा सा ही बोला था हमेशा, क्योंकि न तो उसको ये आता न उसको ये आता, तो उसके ले दे कि कौन सा बचा? जोधपुर वालों को यही नहीं आता, उनकी क्या बचा? तो उनके लिए हिवजी, हटकोण, हड़क, हीरो। हलवे को बोलते हैं सीरो, ये सीरो कहेंगे हीरो, हमारा हीरो बनाए हीरो। सलमान खान बनाया, शाहरुख खान कौन सा हीरो बना लिया? तुमने हमारा हीरो बनाया, मूंगरो हीरो है, हाँ हीरो बोलेंगे, हाँ हाँ कोई भी हो, तो वो सह है ही नहीं, सह वाला प्रयोग ही कहां चला गया? तो मैंने वो एक दिन बताई होगी आपको, जोधपुर में अपने एक बहुत अच्छे राइटर है जहूर खान। मैं एक बार जहूर खान सर से मिलने के लिए गया था, 2019 में, 20 की बात है, कोरोना से ठीक पहले की बात है। मैं जोधपुर क्लास ले रहा था और मुझे लगा यार जोधपुर आए हुए हैं और सर से कोई कांटेक्ट निकला, सर से मिल के आते हैं। सर राजस्थानी भाषा की खूब अच्छे साहित्यकार, बीमार थे उस दिन तो, पर फिर भी उन्होंने घंटे भर तक यूं हताइयां की। तो मैं जब उनसे यूं बात कर रहा था तब यूं बातें आई कि सर ये अपने क्यों नहीं बोल पाते इनको? तो उन्होंने वापस कहा कि जो वोकल कोड होता है ना, वोकल कोड जहां से बोला जाता है आपने ना, ये वोकल कोड अपने यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, गर्मी ज्यादा पड़ने की वजह से जल जाता है। और ये जो भी सह होते हैं ना, ये यहां पर एक वाइब्रेशन करने वाली कोई कोड होती है, उससे वाइब्रेट करते हुए निकलते हैं, इनको वाइब्रेशन के साथ बोलना पड़ता है। अपने वो वाइब्रेशन खत्म हो गया, इसलिए अपने से बाकी वाले सह निकलते ही नहीं, अपने से ले दे के कौन सा सह निकलता है। फिर उन्होंने मुझे और जोरदार बताया, उन्होंने कहा तू कभी नोटिस करना कि समुद्र के पास में जो लोग रहेंगे वो जल्दी जल्दी बोलेंगे, जो समुद्र से दूर रहेंगे वो धीमे 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 बोलेंगे। कारण कि समुद्र के पास के इलाके में जो लोग रहते हैं उनके नमी है, नमी की वजह से उनका वो जल्दी फटाफट फटाफट वो निकल रहा है। अपने यहाँ पे लूहें चलती है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, इसलिए वो नमी नहीं, सूखा है, और सूखे की वजह से शब्द इतने तेजी से नहीं निकल पाते। तो उन्होंने कहा तू इन भाषाओं को देख, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, और इनको आप देखो कितना जल्दी जल्दी बोलते हैं। तमिल तेलुगु को आपको यूं लगता है इससे कोई मटका है,
मटके के अंदर कंकर डाल दिया और कंकर को हिला दिया। ना 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 कुछ ना, क्या बोल जाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। अपने कितना ठहराव है, और उसमें भी आप तो पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ के लोगों को सुनो आराम से धीमे धीमे, ऐसे उनको लगता है कि जिंदगी पता नहीं कितनी की लंबी है, कहीं नहीं जाने वाले, आराम से बोलना है, तो हर शब्दों को ठहरा ठहरा के बोलेंगे। तो वो हंसे कि तू कभी गांव में महिलाओं की जो बातें उनको सुन, और वो शब्दों कैसे खींचती है, तो वैसे बोलेगी डावड़ो रामुडरा पापा। खींचा उसने पापा को खूब सारा है, वो हर चीज में वैसे रामुडरी बीननी, तो बीननी को अब बीननी बोल सकती हो, छोटा भी हो सकता है, पर खींचते हैं वर्ड को, क्योंकि वाइब्रेशन कोड ढंग से काम ही नहीं कर रही, सूख गया यहां से अंदर से। इसका मतलब भाषा और बोलियों पे भूगोल का प्रभाव है। भाषा और बोलियों पे जो जिस प्रकार के भूगोल के अंदर रहता है, उसकी भाषा और बोली भी क्या हो जाती है, वैसी हो जाती है। तो अपने साथ ये लोचा पड़ा भाई साहब, आई समझ में बात। एक बंदा लिखवाया था मैंने शुरुआत में आपको, जॉर्ज थॉमस, और मैंने कहा था उसने जयपुर, बीकानेर और उदयपुर पर आक्रमण किया था, बताया था। उसने बीकानेर पे 2 अटैक किए थे सूरज सिंह के टाइम में। किसके टाइम में किए, देखो, जॉर्ज थॉमस ने बीकानेर पर 2 बार आक्रमण किया था। जॉर्ज थॉमस ने बीकानेर पर 2 बार आक्रमण किया था। जॉर्ज थॉमस अटैक्ड 2 टाइम्स ऑन बीकानेर। जॉर्ज थॉमस ने बीकानेर पर 2 बार आक्रमण किया था। जॉर्ज थॉमस अटैक्ड 2 टाइम्स ऑन बीकानेर। हाँ हाँ, मैं उनका स्टूडेंट, मैं कैसे रहूंगा उनका स्टूडेंट। हाँ तो मैं उनका स्टूडेंट, वो जोधपुर पढ़ाते थे, और वो हिंदी साहित्य के सर थे। हाँ राजस्थानी में लिखते हैं, वो बहुत अच्छा लिखते हैं, मैं जानता हूं सर को, पर मैं पढ़ा हुआ नहीं उनसे। देखो क्या लिखा है, जॉर्ज थॉमस ने बीकानेर पर 2 बार आक्रमण किया था, अटैक 2 टाइम्स ऑन बीकानेर। किसने किया, तो जॉर्ज थॉमस किसका सेनापति था, मराठों का, और मराठों का अटैक हो रहे थे, तो अपने वाले परेशान थे, मराठों से परेशान हो गया, अपने वालों ने किससे संधियां की थी, अंग्रेजों से। तो 1818 में अंग्रेजों से संधि कर लेता। लिख लो 1818 ईस्वी में। क्या रह गया तेरा, यदुवंशी कौन थे, जैसलमेर में भाटी थे, करौली में जादौन थे। लिख, क्या कहां से याद आया तेरे बीच में, हम गा रहे हैं दिवाली की, तू गा रहा होली की। 1818 ईस्वी में, इन 1880 यह अंग्रेजों से संधि कर लेता। ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। यह अंग्रेजों से संधि कर लेता। ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। अगला राजा लिखो, रतन सिंह। अगला राजा कौन है, देखो मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों के साथ में जैसे ही संधि हुई थी, उसके बाद में राजस्थान में लड़ाइयां बंद हो गई, कि भाई कोटा के दोस्त अंग्रेज, बूंदी के दोस्त भी अंग्रेज, जयपुर के दोस्त भी अंग्रेज, और जोधपुर के दोस्त भी अंग्रेज। और राजाओं को कहा गया कि हम तुम्हारी क्या करेंगे, सुरक्षा। अब यदि कोटा और बूंदी की लड़ाई होती तो कोटा से लड़ने कौन जाएंगे, अंग्रेज, और बूंदी से लड़ने भी कौन जाएंगे, अंग्रेज। आपस में क्यों लड़ेंगे, इसलिए 1818 के बाद राजस्थान में कोई भी लड़ाई। उसके बाद एक लड़ाई हुई थी राजस्थान में, एक अंतिम युद्ध हुआ था बीकानेर जैसलमेर के बीच। किसके बीच में, जैसलमेर में एक जगह पड़ती है बासन पीर। कौन सी जगह, तो लिखो बासन पीर का युद्ध। ये अंग्रेजों से पूछा ही नहीं, आपस में भिड़ गए। उन्होंने कहा तुमसे कौन पूछता फिरे। जैसलमेर का राजा कौन है, गज सिंह। बीकानेर का कौन था, रतन सिंह। जैसलमेर जीता भाई इस युद्ध में, इस युद्ध में जैसलमेर की जीत हुई। जैसलमेर वॉन दिस बैटल। किसकी जीत हुई इस युद्ध में, जैसलमेर। जैसलमेर वॉन दिस बैटल। अंग्रेजों के साथ संधि हो गई तो बाद में अंग्रेज इधर उधर भेज दिया करते। एक बार ये राजा गया हुआ था बिहार। कहां पे गया था, बिहार में एक जगह पड़ती है गया। कौन सी जगह, तो रतन सिंह कहां गया, गया गया। कहां पे गया, गया गया। गया के पास एक नदी निकलती है गंगा। कौन सी नदी निकलती है, गंगा जी, अपने लिए पवित्र नदी। तो जब वहां गया गए हुए थे तो वहां कहा गंगा जी में नहा के आते हैं भाई। और गंगा जी में जब नहाने के लिए गए तो वहां जब गंगा जी में नहा रहे थे तो रतन सिंह ने अपने सारे सामंतों को कहा रुको एक बार, सारे गंगा जी का पानी हाथ में लो। सबने गंगा जी का पानी हाथ में लिया। कहा अब कसम खाओ आज के बाद किसी के घर पे भी बेटी होगी तो मारोगे नहीं। अब गंगा जी का पानी हाथ में लिया, झूठी कसम भी नहीं खा सकते, गंगा जी तो पवित्र माने जाए। और सबने सौगन खाई कि आज के बाद किसी के भी घर में बेटी होगी तो हम मारेंगे।
तो कन्या वध पर रोक लगाने वाला कोई राजा था, तो वो राजा कौन था? कब लगाई उसने, कहां पे लगाई? 1837 ईस्वी में, इन 1837 एडी, 1837 ईस्वी में, इन 1837 एडी, गया में कन्या वध पर रोक लगा देता है। गया में कन्या वध पर रोक लगा देता है। ही पुट बैन ऑन फीमेल इन्फेंटिसाइड एट गया। गया में कन्या वध पर रोक लगा देता है। ही पुट बैन ऑन फीमेल इन्फेंटिसाइड एट गया। गया में कन्या वध पर रोक लगा देता है। ही पुट बैन ऑन फीमेल इन्फेंटिसाइड एट गया। गया में किस पे रोक लगा देता है? दरबारी विद्वान लिखो। बीकानेर में कौन सा वंश था? बुक का नाम है बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। बीकानेर राठौड़ारी ख्यात, क्या नाम बुक का बताओ देखे? बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। किसकी बुक है? ख्यात तो समझ ही गए अब आप क्या होती है ना? ख्यात का मतलब प्रसिद्धि। ऐसी किताब जो राजाओं की क्या बढ़ा दे? प्रसिद्धि। रा रे री मतलब का के की, बीकानेर में राठौड़ वंश है तो बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात, तो उसको राजस्थानी बोलेंगे तब क्या बोल देंगे? बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। अच्छा, बीकानेर में पहला राजा कौन हुआ था? बीका कौन हुआ था? अभी कौन सा राजा? रतन सिंह। कौन राजा है? क्या हमारा कोई चाय वाय पिलाएं तुम्हें? नशा डिग रहा है तुम्हारा थोड़ा? अफीम वफीम खिलाऊं तुम्हें? यू नींद में बैठे बैठे दयालदास है। मान लो जो मानना है वो मान लो सर, क्यों लोही पी रहे हो हमारा? पढ़ाना तो पढ़ा दो। ये तो आदित्यवार के दिन परेशान करते हो, ऊपर से पूछते हो कौन राजा? हमें क्या पता कौन राजा? दयालदास है सर राजा। ठीक हो यार आप लोग? कौन सा राजा पढ़ रहे हैं अभी हम? यहाँ आ जाओ, क्लास में आ जाओ वापस, है ना? आपका ध्यान इधर उधर कहीं जा रहा होगा, क्लास में आओ वापस। तो राजा पहला कौन था? बीका। अभी कौन है? रतन सिंह। कब बना रतन सिंह राजा? 1828। इसी टाइम के आसपास में जेम्स टोड की किताब आई थी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, 1829 में। कब आई थी? और उसने अपनी किताब में लिखा कि राजस्थान में मेवाड़ और मारवाड़ ये तो प्रथम श्रेणी के राज्य हैं। कैसे राज्य हैं? बड़े राज्य हैं। और बीकानेर सेकंड ग्रेड है। बीकानेर कैसा है? रतन सिंह इस बात पे बहुत गुस्सा है। उसने कहा सेकंड ग्रेड कैसे है? पिछली भर्ती में फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हुआ था मैं। तो उसने अपने दरबारी विद्वान दयालदास को कहा एक किताब लिख, और उसमें लिख के अपने क्या है? अब दयालदास ने किताब शुरू की रतन सिंह जी के टाइम में, पर इतने में रतन सिंह जी तो मर गए, और दयालदास ने किताब पूरी की इनके बेटे के टाइम में, और इनके बेटे का नाम था सरदार सिंह। बेटे का नाम क्या था? तो ये किताब बिक्का से शुरू होती है और कहां पे जाके खत्म होती है? तो कोई पूछेगा इस किताब में कहां से कहां तक के राजाओं की जानकारी है? बिक्का से लेके सरदार। ये अपने राजस्थान की लास्ट ख्यात है, क्योंकि अब तो अंग्रेज आ गए थे, अंग्रेजों के बाद अंग्रेजी भाषा का बोलबाला हो गया था वैसे भी, तो बाद में ख्यात वगैरह लिखवाने का काम क्या कर दिया था? बंद। वैसे भी ख्यात में लिखवाते युद्ध, ख्यात में क्या लिखवाते? युद्ध तो बंद ही हो गए, तब कहां से युद्ध लिखवाने? लिखो, यह है राजस्थान की अंतिम ख्यात है। इट इज लास्ट ख्यात ऑफ राजस्थान। यह है राजस्थान की अंतिम ख्यात है। इट इज लास्ट ख्यात ऑफ राजस्थान। ये क्या है? राजस्थान की, लिख लो। इसमें बिक्का से लेकर सरदार सिंह तक राजाओं का वर्णन है। इसमें बिक्का से लेकर सरदार सिंह तक राजाओं का वर्णन है। इट डिस्क्राइब्ड किंग्स फ्रॉम बिक्का टू सरदार सिंह। इट डिस्क्राइब्ड किंग्स फ्रॉम बिक्का टू सरदार सिंह। इसमें बिक्का से लेकर सरदार सिंह तक राजाओं का वर्णन है। कहां से कहां तक राजाओं का? बिक्का से लेकर सरदार सिंह। आगे लिख लो। इसके बाद गंगा सिंह, अगला राजा लिख लो। और गंगा सिंह स्टार लगाना भाई, ये आरपीसी के फेवरेट राजा है। देखो मैंने आपको कहीं भी 1818 के बाद वाले राजा नहीं पढ़ाए। 1818 में जाकर राजा रोक दिए मैंने सारे के सारे, है ना? क्योंकि उसके बाद वाले हिस्ट्री में पूछते ही नहीं है। कौन सा पढ़ाया था? हाँ, एक विजय सिंह उधर जरूर पढ़ा था, डूंगरपुर। डूंगरपुर में बापड़े 4 ही थे, तो मुझे लगा एक आधा तो और लिखा दूं, तो विजय सिंह जी पढ़ा दिए, या कहीं कोई एक आधा कोई और लिखवा दिया होगा। तो गंगा सिंह इसलिए पढ़ना पड़ जाता है कि आरपीसी ने गंगा सिंह के खूब सारे सवाल पूछ रखे, अपने पढ़ते हैं। 1899 में कल ही मैं आपको बता रहा था कि अपने यहां पर एक भयंकर अकाल पड़ा, छपनिया। कल बात कर रहे थे ना, कल की बात है ना? तो कल अपने पढ़ रहे थे 1899 में अपने यहाँ पे कौन सा अकाल पड़ा, और मैंने बताया था भाई बहुत भयंकर अकाल था। मिनक मर गए थे आधे, पशु मर गए थे, और इसको छपनिया अकाल क्यों बोलते हैं?
क्योंकि विक्रमी संवत कौन सा चल रहा था? 1956। पूरे देश में अकाल था, अंग्रेजों के भी अकाल था, अपने भी अकाल था। अंग्रेज अपने इलाके में लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे थे, राजा महाराजा अपने इलाके में बचाने का प्रयास कर रहे थे। पर कहीं सबसे अच्छा यदि अकाल में लोगों को बचाने का काम किया था तो वो राजा कौन था? तो अंग्रेज बड़े राजीवीर। अंग्रेजों ने कहा एक राजा ने इतना सक्सेसफुली मैनेज किया अकाल को कि वहां पर जनता को ज्यादा मरने नहीं थे। कहते गंगा सिंह ने शहर के अंदर तो भंडारे खोल दिए थे कि शहर में तो यदि किसी आदमी के घर पे रोटी नहीं है तो यहाँ भंडारा है, भंडारे में खा के जाओ, सुबह शाम दोनों टाइम यहाँ रोटी खा के चले जाओ, कि बाकी चीजें बाद में, पेट तो भर लिया जाए। अकाल के टाइम में तो मिनिमम पे आ जाओ कि जिंदा रह जाए, वही बहुत बड़ी बात है अपने, तो पेट तो भरा जाए। गांव के अंदर क्या किया जाए? तो गांव के अंदर ऊंटों पे बाजरा लाद लाद के भेजा था कि हर गांव के अंदर जाके पूछो कि कोई ऐसा घर नहीं हो जो भूख से मर रहा हो, तो बाजरा ही नहीं बचा और अब खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे तो मरेंगे बाद में, और क्या करेंगे? उनको बाजरा तो दे के आओ, बाकी जरूरतें बाद में पूरा करेंगे, बाजरे के रुपए बाद में ले लेंगे, एक बार तो दो लिख लो, बाद में जब फसलें होगी तब कितना क्या टैक्स लेना है, टैक्स नहीं लेना वो बाद में देखेंगे। अंग्रेज बड़े राजी हुए इस बात से, और अंग्रेजों ने इसको एक उपाधि दी, केसर हिंद। क्या उपाधि दी? कैसर जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? कैसर। कैसर मतलब जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मनी में इसको बोलते हैं सम्राट। जर्मनी मतलब क्या होता है? तो जर्मनी के राजाओं के नाम भी आप पढ़ोगे, विलियम कैसर, राजा का नाम क्या पढ़ोगे वहां पे? तो कैसर का मतलब क्या होता है? सम्राट। तो कैसर हिंद का मतलब क्या हुआ? हिंदुस्तान का सम्राट। तो भाई हिंदुस्तान का सम्राट, यदि हिंदुस्तान का वो राजा जो बाकी लोगों को बचाता है, वो राजा कौन है? किस अकाल की वजह से? जो कि किस साल पड़ा था? 1899 ईस्वी में, इन 1899 एडी, छप्पनिया अकाल का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया था। ही सक्सेसफुली मैनेज्ड छप्पनिया फेमाइन। कोष्टक में लिख लेना, विक्रमी संवत 1956। इसने छप्पनिया अकाल का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया था। ही सक्सेसफुली मैनेज्ड छप्पनिया फेमाइन। ही सक्सेसफुली मैनेज छप्पनिया फेमाइन। छप्पनिया अकाल का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया था। ही सक्सेसफुली मैनेज छप्पनिया फेमाइन। अतः इसे केसरे, अतः अंग्रेजों ने इसे केसरे हिंद की उपाधि दी। सो ब्रिटिशर्स गेव हिम टाइटल ऑफ केसरे हिंद। सफलतापूर्वक प्रबंधन किया। ही सक्सेसफुली मैनेज्ड छप्पनिया फेमाइन। अतः अंग्रेजों ने, सो ब्रिटिशर्स, अतः अंग्रेजों ने इसे केसरे हिंद की उपाधि दी। सो ब्रिटिशर्स गेव हिम टाइटल ऑफ केसरे हिंद। अंग्रेजों ने इसे केसरे हिंद की उपाधि दी। सो ब्रिटिशर्स गेव हिम टाइटल ऑफ केसरे हिंद। अंग्रेजों ने इसको किसकी उपाधि दी? केसरे हिंद की उपाधि। इसी साल 1899 की बात है, अंग्रेज चाइना में बिजनेस करते। कहां पर बिजनेस करते? चाइना में अंग्रेजों का बिजनेस हुआ करता। और चाइना में जो चाइनीज लोग थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। चाइना में थोड़े बॉडी बिल्डर टाइप के बंदे थे, जिम विम जाने वाले बंदे थे, कुछ बॉक्सर थे। कौन थे? और उन्होंने इनके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। तो कौन सा विद्रोह हो गया? अब बेचारे अंग्रेज यहाँ पे अकाल में निपटने में लगे हुए हैं, उधर चाइना में उनके खिलाफ क्या हो गया? विद्रोह। किसने कर दिया? तो बॉक्सर विद्रोह। नाम क्या उसका? बॉक्सर विद्रोह। अंग्रेजों को पीटना शुरू कर दिया। वहां अंग्रेज जो भी बिजनेस करे उनको पीटे। तो अंग्रेजों ने गंगा सिंह को कहा कि यार गंगा सिंह, वहां हमारे खिलाफ चाइना में लड़ाई चल रही है, चाइना में कुछ बॉक्सर ने हमारे खिलाफ विद्रोह कर दिया, तू जाके संभाल सकता है क्या? तो इसने चला जाऊंगा, पर मुझे क्या मिलेगा? तो रुपए देंगे। रुपए दो तो फिर चला जाऊंगा। अकाल के टाइम में रुपए की आवश्यकता थी, तो तुम रुपए दो, मैं वहां चला जाऊंगा। पर उन्होंने कहा तू रुपए के चक्कर में जा तो रहा है, पर वो बॉक्सर है कि ये नहीं हो तू जायर मार खा के वापस आ जाए। उसने कहा मजाक मत किया करो, उनकी जितनी आंखें खुली रहती है ना, उतनी मैं सोते टाइम खोल के रखता हूं। लोग गंगा सिंह कहते हैं मेरे को, और चीन में घुस के चीनियों को इतना बुरा मरा था कि अंग्रेज इतने राजी हुए कि अंग्रेजों ने फिर इसको एक मेडल दिया, चीन युद्ध पदक। क्या दिया था? कि चाइना का वॉर यदि कोई राजा जीत के आया था तो कौन जीत के आया था? तो चाइना वॉर मेडल क्या दिया गया था। तो आपने जब ये घटना हुई थी ना, गलवान, लद्दाख वाली गलवान घाटी वाली घटना हुई, तो अपने अखबार का हेडलाइन थी कि हमारे एक राजा ने आज के 120 साल पहले चीन को चीन में घुसकर मारा था। वो राजा कौन था? तो 1899 ईस्वी में। हाथी से कैसे जाएगी? गाड़ी से जाएगी, है ना? अंग्रेज आ गए तब तो गाड़ियां आ गई, ट्रेन आ गई भाई। 1853 में तो रेल आ गई थी। भरतपुर क्यों, करौली क्यों, कहां क्यों है? कहां क्यों? करौली। ठीक है, ठीक है, लिखो। 1899 ईस्वी में, इन 1899 1899 ईस्वी में चीन में बॉक्सर विद्रोह को दबाया था। ही सप्रेस्ड बॉक्सर रिवोल्ट इन चाइना। चीन में बॉक्सर विद्रोह को दबाया था। ही सप्रेस्ड बॉक्सर रिवोल्ट इन चाइना। अतः अंग्रेजों ने इसे चीन युद्ध पदक दिया था। सो ब्रिटिशर्स गेव हिम चाइना वॉर मेडल। अतः अंग्रेजों ने इसे चीन युद्ध पदक दिया था।
So Britishers gave him China War Medal. अंग्रेजों ने इसे चीन युद्ध पदक दिया था। अब बताओ अंग्रेजों के साथ रिश्ते अच्छे हैं या बुरे हैं? तो वहां लंदन वगैरह पढ़ने के लिए जाया करते, लंदन वगैरह घूमने के लिए जाते, और वहां जाके राजा ने एक चीज नोटिस की कि यहां पर राजा तो बनता है लेकिन जनता भी शासन में भाग लेती है। इंग्लैंड में राजा तो आज दिन तक है, तो क्या वहां पे राजा का राज है ना? डेमोक्रेसी। इसका मतलब राजा अपनी सीट पे बैठा है लेकिन डिसीजन कौन लेती है? संसद। कौन लेती है? और संसद में कहां के लोग आते हैं? जनता। जनता के प्रतिनिधि कहां पर बैठेंगे? संसद। और वो कोई डिसीजन लेंगे, फाइनल साइन उन पे कौन करेगा? राजा। यही तो सिस्टम है। जैसे अपने यहाँ पे राष्ट्रपति होता है, वहां पर कौन हो जाता है? राजा। पर डिसीजन सारे कौन लेती है? संसद। संसद में किसके लोग बैठते हैं? जनता। तो भारत में किसी राजा ने सबसे पहले अपने संसद बना दी थी, वो बीकानेर है। वो राजा कौन था? गंगा सिंह। वो राजा कौन है? 1913 में संसद बनाई गई बीकानेर में, और उस संसद का नाम रखा गया प्रजा प्रतिनिधि सभा। क्या नाम रखा गया? बोलो देखे। वही तो मतलब है। प्रजा मतलब जनता। जनता के कौन आएंगे? अभी भी संसद में कौन बैठे? आप खुद बैठते हो जाके? आपके द्वारा चुना गया आपका बंदा बैठता है। तो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव असेंबली कहां पे बनाई गई? बीकानेर। कब बनाई गई? देखो 1913 ईस्वी में, इन 1913 एडी। 1913 ईस्वी में, इन 1913 एडी बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई। पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड एट बीकानेर। बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई। पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड एट बीकानेर। बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई। पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड एट बीकानेर। बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की क्या की गई? स्थापना। कब की गई? 1913। अब साल आ गया 1916। कौन सा साल आ गया? यदि एक जगह का आपने नाम सुना हो तो सुना नाम? क्या फुल फॉर्म होती है? क्या होती है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, है ना? BHU। अच्छा, ये पहले कॉलेज हुआ करता था। ये कॉलेज बना था 1898 में। कब बना था? 1898 के अंदर बनारस में कॉलेज बनाया गया जिसका नाम रखा गया बनारस हिंदू कॉलेज। क्या नाम रखा गया? और ये कॉलेज बनाने वाली एक महिला थी, उसका नाम था एनी बेसेंट। क्या नाम था? तो एनी बेसेंट ने यहां पर 1898 में 1898 में बनारस में कॉलेज बनाया जिसका नाम क्या रखा गया? बनारस हिंदू। अब एक नए बंदे आए, उनका नाम क्या है? और उन्होंने कहा इस कॉलेज को अपने क्या बनाते हैं? यूनिवर्सिटी। कॉलेज छोटा होता है, यूनिवर्सिटी होगी तो बड़ी हो जाएगी। तो यूनिवर्सिटी बनाने के लिए पैसे ज्यादा चाहिए, कम चाहिए? तो रुपए कहां से आएंगे? तो कहा चंदा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? चंदा। चंदा किससे लेंगे? पैसे वाले लोगों से। पैसे किसके पास में? या तो राजा महाराजाओं के पास में या शेर साहूकार। मदन मोहन मालवीय ने बनाई एक लिस्ट, और लिस्ट बना के एक बंदे के पास गए, साहब फलाना जी आप सेठ हो, आपकी कमाई हमें पता है खूब सारी, चंदा दो, स्कूल के लिए चंदा दो, कॉलेज के लिए, विश्वविद्यालय के लिए चंदा दो। और पूरे भारत में जितने सेठ साहूकार राजा महाराजा थे सबने दिल खोल के चंदा दिया। किसी ने भी मालवीय जी को मना नहीं। पुण्य का काम है, भला काम है, पढ़ाई का काम है, लेके जाओ पैसे। ऐसे करते 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 मालवीय जी पहुंचे बीकानेर। बीकानेर एकदम लास्ट का राज्य, भारत खत्म हो रहा है वहां पे जाके। उधर तो आप मदन मोहन मालवीय बहुत बड़े वकील थे, गंगा सिंह वैसे भी उनको जानते थे। राजा महाराजाओं के टाइम में एक रिवाज ही हुआ करता था कि राजा सुबह सुबह उठ के दान बांटा करता। भले दान दे 100 रुपए का है पूरे दिन में, पर थोड़ा बहुत कुछ किया करता था। लोगों में कंबल बांट दी, थोड़े बहुत रुपए बांट दिए, किसी को और कोई दिक्कत है वो दिक्कत दूर कर दी। एक दिन दान लेने वालों की सुबह सुबह लाइन लगी हुई, गंगा सिंह जी अपने वहां बैठे। हाँ भाई क्या दिक्कत है? कोई के साथ बरसात आई थी, झोंपड़ा था, झोंपड़ा गिर गया, झोंपड़ा नए बनाने कितने रुपए लगेंगे? साहब 3 रुपए लगेंगे, 2-3 रुपए। और आदमी यार उसने कहा मेरे तो रात को सर्दी पड़ती है, रात को ओढ़ने के लिए कंबल ही नहीं है, हमारे तो घर पे बिस्तर भी नहीं है, इसको साहब कंबल दे दो। यूं सबको दान बांट रहे। इतने में गंगा सिंह की नजर पड़ी, अरे 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 आप कैसे खड़े हैं भाई यहाँ पे? अरे वकील साहब आप आ गया हो, पंडित जी आप इधर मत खड़े रहो। उन दान वाली लाइन के अंदर एक बंदा खड़ा है, वो बंदा कौन है? पर मदन मोहन मालवीय ने कहा राजा जी ठीक है मैं आपका दोस्त हूं, लेकिन आज तो मैं दान लेने आया हूं तो यहीं खड़ा रहूंगा। अरे पंडित जी ले लेना, आप दान पर आगे बैठ तो जाओ यार बराबर, आप यूं खड़े हो मुझे बुरा लगता है। इतना बड़ा ब्राह्मण, इतना बड़ा वकील यूं सामने खड़ा कि नहीं नहीं आज तो आप सिंहासन पर विराजो, पहले मेरी मांग पूरी करो, उसके बाद आप कहोगे वैसे मैं कर लूंगा। बताओ क्या मांगे? तो उन्होंने कहा आपसे तो छुपी भी तो बात है नहीं, हम BHU के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, चंदा दो। ठीक है साहब दे देंगे, कितना देना है? देख लो भाई, चंदा श्रद्धा अनुसार दिया जाता है, जो जीता दे उतना दिया जाता है। फिर भी पंडित जी आप बताओ उस हिसाब से दे देंगे। कहा भाई जयपुर के राजा ने दिए 5 लाख रुपए। कितने दिए? अलवर वालों ने दिए 4 लाख। अब आप देख लो क्या दोगे। और चंदा लेने आपके पास घर पे जो भी आते हैं ना, इसी प्रकार से आपको भड़काते हैं ना। वो आपको आगे कहेंगे कि आपके जो पड़ोसी है ना, इन्होंने 500 दिए। उनके कहने का मतलब होता है कि ये जब लिचड़ 500 दे सकता है तो अच्छा आदमी है। तो आप कहते हो अच्छा इसने 500 दिए, 1100। तो आप उसको कितने देते हो? 1100। वो आपके अगले घर में जाके आपके लिए कहता है कि ये मंगता कंजूस है,
ये 1100 निकाल गया तो अगला कितना दे देता है 2100, तो उनका वो चलता रहता है, मामला एकदम सेट बैठा रहता है। तो गंगा सिंह जी ने कहा कि छोड़ो बाकियों ने कितने दिया, आप तो पंडित जी आप बताओ कितने चाहिए, आप तो मेरे दोस्त हो यार, घर किसी बात बता दो। और मदन मोहन मालवीय ने कहा कि राजा साहब बात यह है कि खर्चा हमने जोड़ा था इतना, पर खर्चा हो रहा है ज्यादा। हमने चंदा पूरे भारत से इकट्ठा कर लिया पर रुपए पूरे नहीं पड़ रहे, और मुझे लगता है मेरे को एक बार और चक्कर काटना पड़ेगा, लोगों के हाथ जोड़ने पड़ेंगे, तब जाकर रुपए कंप्लीट होंगे। गंगा सिंह ने कहा पंडित जी ऐसी बात है तो अब आपको घूमने की आवश्यकता नहीं, ये खाली चेक है, भर लेना। आज के बाद जितने रुपए लगेंगे वो सारे के सारे मेरी तरफ से। मदन मोहन मालवीय कितने राजी हुए कि उन्होंने घोषणा की कि राजा साहब आपने लिहाज रख लिया हमारी, लाज रखी है हमारी, मैं घोषणा करता हूं कि जब तक आप जिंदा हो बीएचयू के कुलपति हो, जब तक आप जिंदा हो बीएचयू के कुलपति, समझ गए, वीसी। 1943 1943 तक जब तक गंगा सिंह जी जिंदा रहे थे बीएचयू के ऑनररी वीसी वही हुआ करते। वीसी का काम तो कोई और बंदा करता, राजा तो कैसे करेगा, पर फिर भी एक नाम मात्र की उपाधि दी हुई थी कि बीएचयू के कुलपति किसको माना जाए, गंगा सिंह जी। 37 के आसपास में गंगा सिंह जी बीमार हुए तो बीएचयू को लेटर लिखा कि भाई अब ये नाम मात्र की उपाधि है, क्या मतलब है इसका, हटा दो, मेरे से आया तो जाता नहीं कभी बीएचयू। बीएचयू ने मना किया कि नहीं साहब, आपके हिसाब से हम बैठे हुए हैं, आपका नाम कैसे हटाया जा सकता है, आप मरोगे तब हटा देंगे, जब तक आप जिंदा हो तब रहोगे। राजा ने अपनी तरफ से और घोषणा की, राजा ने कहा कि बीएचयू में बीकानेर के जितने जितने भी बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे उनका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होना चाहिए, उनको डायरेक्ट एडमिशन दिया जाए। मालवीय जी ने कहा ठीक है, उनसे कोई फीस नहीं लेगा, वो फीस मैं दूंगा, मेरे फंड से ले ली जाए। हॉस्टल में रहने की उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी भी कोई फीस नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो बीकानेर के जितने भी स्टूडेंट जाते उनके डायरेक्ट एडमिशन हुआ करते, सीटें रिजर्व हुआ करती, और उनका स्कूल का फीस और हॉस्टल का फीस बीकानेर रॉयल फैमिली या बीकानेर का जो भी राज्य का कोष था वहां से दिए जाते। कौन से विश्वविद्यालय में, कब बना, किसने बनवाया, किसने चंदा दिया, ये 2010 प्रीलिम्स का सवाल है, याद रखना। 1916 ईस्वी में इन 1916 एडी, 1916 ईस्वी में इन 1916 एडी बीएचयू की स्थापना के लिए, फॉर फाउंडेशन ऑफ बीएचयू, बीएचयू की स्थापना के लिए, फॉर फाउंडेशन ऑफ बीएचयू, मदन मोहन मालवीय को आर्थिक सहायता दी थी। ही गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय को आर्थिक सहायता दी थी। ही गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय को आर्थिक सहायता दी थी। ही गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू मदन मोहन मालवीय, किसको आर्थिक सहायता दी थी, मदन मोहन मालवीय। सेना को बोलते हैं रिसाला, सेना क्या बोलते हैं, रिसाला बोलते हैं सेना को। तो गंगा सिंह ने सेना बनाई तो उसका नाम क्या हो गया, क्या नाम हो गया, ये ऊंटों की सेना थी। किसकी सेना थी, क्योंकि वो जानते थे कि बीकानेर साइड में ना तो पैदल आदमी चल सके, ना चल सके वहां पे घोड़े, कोई जानवर जो यहां चल सकता है वो क्या चल सकता है, ऊंट। तो ऊंटों की सेना जो बीकानेर राज्य की थी वो क्या कहलाती थी, बीकानेर की ऊंटों की सेना गंगा रिसाला कहलाती थी। बीकानेर कैमल कॉर्प्स वाज कॉल्ड एज गंगा रिसाला, बीकानेर की ऊंटों की सेना गंगा रिसाला कहलाती थी। बीकानेर कैमल कॉर्प्स वाज कॉल्ड एज गंगा रिसाला, बीकानेर कैमल कॉर्प्स वाज कॉल्ड एज गंगा रिसाला। बीकानेर की ऊंटों की सेना क्या कहलाती थी, गंगा रिसाला। इस सेना ने दोनों वर्ल्ड वॉर में भाग लिया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी लड़ने के लिए गई थी और सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए गई थी। देखो इस सेना ने पहले तथा दूसरे विश्व युद्ध में भाग लिया था। दिस आर्मी पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर्स, इस सेना ने पहले तथा दूसरे विश्व युद्ध में भाग लिया था। दिस आर्मी पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर्स, पहले तथा दूसरे विश्व युद्ध में भाग लिया था। ये तो ना जब देश आजाद हुआ तो राजाओं ने अपनी सेना भारत को दे दी, पर राजा ने अपना राज्य भारत में मिलाया तो अपनी सेना भी किसको दे दी, भारत। तो गंगा रिसाला के जो फौजी थे वो किसमें शामिल कर लिए गए, इंडियन आर्मी। और इंडियन आर्मी में बाद में गंगा रिसाला का नाम हो गया था 13 ग्रेनेडियर्स। क्या नाम निकाल दिया, तो आज भी आपकी सेना में जो 13 ग्रेनेडियर है, 13 नंबर की जो ग्रेनेडियर है वो पूरी की पूरी क्या है आपकी, गंगा रिसाला है। पर जब 13 ग्रेनेडियर बनाई गई तो गंगा रिसाला के फौजी तो सारे ले लिए, ऊंट घर भेज दिए। ऊंटों का अब क्या काम, इंडियन आर्मी में ऊंटों का काम नहीं, तो वापस भेज दिए। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, पाकिस्तान जैसलमेर वाला मोर्चा खोल देता है। जब उसने जैसलमेर वाला मोर्चा खोला उस दिन इंडियन आर्मी के समझ में आई कि इस बाउंड्री पे तो ना तो जीप काम करे ना पैदल काम करे, यहां पे तो काम कौन करेंगे। इसलिए 1965 की जंग के बाद, 1965 के युद्ध के बाद भारत ने एक नई सेना बनाई जिस सेना का नाम है बीएसएफ। क्या नाम है,
जो बॉर्डर पे ही रहेगी हमेशा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, क्या नाम है उसका? और बीएसएफ वालों को ऊंट दिए। बीएसएफ वालों को क्या दिए? तो जब बीएसएफ वालों को ऊंट दिए गए तब किसी ने कहा कि साहब आप तो आज ऊंटों की सेना बना रहे हो, यहां तो राजाओं ने पहले से बना रखी थी। कहां के राजा ने? तो कहा बीकानेर के राजा ने बना रखी थी। इसलिए वो जो बीएसएफ में ऊंटों वाली टुकड़ियां बनाई गई, उसके पहली टुकड़ी का नाम रखा गया बीकानेर कैमल कॉर्प्स। क्या नाम रखा गया? इसलिए बीएसएफ जो आपकी है उसकी यदि मोटिवेशन कहीं से मिलता है तो कौन सी सेना से मिलता है? गंगा रिसाला कौन से वर्ल्ड वॉर में लड़ गई? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब हुआ? 14 से। अंग्रेज लड़ने के लिए गए, अंग्रेज लड़ने के लिए गए तो राजा महाराजाओं को लेके गए, पर अंग्रेजों ने बीकानेर के राजा को बुलाया नहीं। उन्होंने जिन जिन राजाओं को बुलाना था बुला लिया, बीकानेर वाले को नहीं बुलाया। तो गंगा सिंह ने चला के अंग्रेजों के पास मैसेज किया कि यार मैं भी लड़ना चाहता हूं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो अंग्रेजों का चला के लड़ना चाहते हो तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो गए भाई लड़ने के लिए। वहां गए तो अंग्रेजों का हाँ बताओ भाई कहां पे लड़ना है? तो अंग्रेजों ने कहा कि काम करो गंगा सिंह जी, आप तो बैठो और सेना को भेज दो लड़ने के लिए। तो क्यों? तो कहा हमारे तो भाई रूल है कि राजा और राजकुमार सेना के साथ आ तो सकते हैं लेकिन लड़ने के लिए नहीं जा सकते। वो केवल बैठे रहेंगे, लड़ेगी सेना, वो केवल निर्देश देंगे, डायरेक्शन करेंगे, डिक्टेट करेंगे कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। गंगा सिंह का फिर रहने दो, मैं तो खुद लड़ूंगा। और यूं सेना में बेइज्जती नहीं हो कि राजा तो बैठा हुआ हम लड़ रहे हैं। अरे तो राजा की गोली लग जाए, लग जाए, सैनिकों के भी तो लग सकती है। इसलिए एकमात्र राजा जिसको अंग्रेजों ने परमिशन दी कि तू जाके लड़ सकता है वो कौन था? तो लड़ूं कहां जाके? तो कहा टर्की। कहां जाके लड़? तुर्की। तुर्की जो देश है, तुर्की में क्या क्या आता था पहले? तुर्की खुद तो है, इराक, ईरान, सीरिया, लीबिया, इजराइल, फिलिस्तीन, अरब, यूएई, ये पूरा जो मुस्लिम इलाका है इसका एक ही राजा होता, वो तुर्की का राजा होता। ये पूरा तुर्की था। इस तुर्की को बीकानेर ने 10 युद्धों में लगातार हराया था। गंगा रिसाला लगातार 10 युद्ध हराता है तुर्की को, इसलिए अब बापड़ा तुर्की तुर्की है। तो इस तुर्की को ही बना के आया था, तो वो सेना कौन सी थी? भयंकर ही मारा था इनको। इराक को, ईरान को, लीबिया, सीरिया, सबको आजादी करवा के बीकानेर रिसाला ही आया था। और ये सब आजाद हो गए। आज के बाद ये तुर्की के नीचे नहीं आ रहे, आज के बाद आजाद है। अब 1918 में वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है। 1919 में वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद में कहा कि अब एक मीटिंग करते हैं और मीटिंग में बात करते हैं आगे से कोई भी लड़ाई नहीं करे। अब जो लड़ाइयां होगी वो होगी। मीटिंग कहां करेंगे? तो कहा पेरिस। कहां पे करेंगे? इसलिए उस मीटिंग का नाम है पेरिस शांति सम्मेलन। मीटिंग का क्या नाम है? पूरी दुनिया से 32 आदमी बुलाए गए मीटिंग में भाग लेने के लिए। पूरी दुनिया से कितने आदमी गए? पूरी दुनिया से अंग्रेजों ने वहां पे 32 लोग बुलाए अलग अलग, जिनमें एक अमेरिका का राष्ट्रपति आया था, वुडरो विल्सन। क्या नाम था? लोक प्रशासन का पिता, फादर ऑफ पब्लिक। पब्लिक किसका सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में? अब तुम मरे हाथ नहीं खड़े करो तुम। लोक प्रशासन रहा है तो उसका पिता कौन है? वुडरो विल्सन। कौन है? अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ करता है, उसे लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। वो आया हुआ था उसमें। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आया हुआ था, लॉर्ड जॉर्ज। फ्रांस का प्रधानमंत्री आया हुआ था, क्लीमेंसु। इटली का आया हुआ था, ओरलैंडो। जापान से गया हुआ था, सोयोजी। भारत से एक ही आदमी बुलाया गया, गंगा सिंह। कौन बुलाया गया? तो पेरिस शांति सम्मेलन में जिसमें पूरी दुनिया के 32 लोग आए थे, उसमें एक आदमी भारत से था। वो कौन था? कब बुलाया गया पेरिस शांति सम्मेलन? 1900 देखो 1919 ईस्वी में, इन 1980 1919 ईस्वी में, इन 1980 इसने पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। कौन से शांति सम्मेलन में भाग लिया था? पेरिस। ही पार्टिसिपेटेड इन पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। 5 देश है ना जिन पे जुर्माने लगाए गए थे। कहा गया कि ये 5 देश युद्ध के दोषी है, इन्होंने लड़ाई शुरू की। भाई साहब ये नहीं होते तो लड़ाई नहीं होती। और वो 5 देश कौन कौन से? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और कहा इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इसलिए इन 5 देशों के खिलाफ एक्शन लिए गए और पेरिस में बैठ के ड्राफ्ट तैयार किए गए कि इन पे क्या क्या जुर्माने लगाने। अब सबके ड्राफ्ट तैयार कर लिए, फिर कहा अब इनसे साइन करवाओ। तुर्की वालों से जो साइन करवाए गए उस संधि का नाम बना सेब्रे की संधि। क्या संधि थी? ऑस्ट्रिया वालों के साथ जो साइन करवाए गए उस संधि का नाम बड़ा बाद में आपके सेंट जर्मे की संधि। हंगरी वालों से जो साइन करवाए गए उस संधि का नाम पड़ा बाद में ट्रियानो की संधि। बुल्गारिया के साथ में जो साइन करवा गया उस संधि का नाम पड़ा न्यू इल्ली की संधि। ये जगह का नाम है न्यू इल्ली में बुल्गारिया से साइन करवाई, इसलिए संधि का नाम क्या है? न्यू इल्ली। सेब्रे में तुर्की से साइन करवाई, संधि का नाम क्या है? सेब्रे की संधि। जर्मनी से जिस जगह साइन करवा गए उस जगह का नाम है वर्साय। क्या नाम है? इसलिए आप उसको बोलते हो वर्साय की संधि। नाम सुना होगा? उस वर्साय की संधि पे एक इंडियन के साइन है, गंगा सिंह। किसके साइन है? क्योंकि पेरिस शांति सम्मेलन में इंडिया से गया ही कौन था? याद रहेगी बात है।
तो ये पेरिस शांति सम्मेलन इन 5 देशों के खिलाफ क्या एक्शन लेना उसके लिए बनाया गया था। तो एक बंदा जिसने विश्व युद्ध में भी भाग लिया और बाद में पीस कॉन्फ्रेंस में भी भाग लिया, वो बंदा कौन था? वरना हमेशा युद्ध में भाग लेते हैं सेनापति, युद्ध में भाग कौन लेते हैं? और संधि सम्मेलन में भाग लेते हैं हमेशा राजनेता। संधियों में भाग कौन लेते हैं? राजनेता। उसमें कभी सेनापति नहीं जाते कि 1971 का भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है उसमें हमारा सेनापति कौन था? हम कहते सैम मानेकशॉ। सेनापति कौन थे? सैम का नाम तो सुना कि नहीं सुना? ऐसे कितने लोग जिन्होंने सैम मानेकशॉ का नाम नहीं सुना? अरे क्या बात करते हो यार, आप सैम मानेकशॉ को नहीं जानते? आज ही घर पे जाके सैम के बारे में पता लगा ना। अरे भारत का बेहतरीन कमांडर में से एक हुआ है सैम, और जिसने अपने भारत पाकिस्तान का युद्ध जीत के दिया था। मतलब वो युद्ध तो वास्तव में देखा जाने लगा यार, 93,000 पाकिस्तान की फौजियों ने सरेंडर किया था। मतलब आज दिन तक दुनिया के इतिहास में से वक्त इतनी बड़ी सेना सरेंडर कर गई, हमें मारना मत, आप जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे। वो करवाने वाला बंदा कौन था? वो सेम ही था जिसने 71 का वॉर जितवा दिया था। कहते इंदिरा गांधी मार्च में पाकिस्तान से युद्ध करना चाहती थी। कब करना चाहती थी? 1971 के मार्च में। उसने सैम को बुलाया, सैम हमारे थल सेनाध्यक्ष थे, सैम को बुलाया, सैम को बुला कि जनरल सैम मार्च में पाकिस्तान से लड़ाई करना है, आर यू रेडी? उसने कहा नो मैम, हम मार्च के अंदर किसी भी प्रकार से तैयार नहीं, और यदि मार्च में लड़ाई हुई तो हम हार जाएंगे। क्यों सैम, क्यों हार जाएंगे हम? उसने कहा यदि मार्च में लड़ाई हुई तो पाकिस्तान की सहायता के लिए आएगा चीन, पाकिस्तान की सहायता के लिए कौन आएगा? और हम दोनों मोर्चे नहीं खोल पाएंगे, दोनों मोर्चों पे एक साथ नहीं लड़ पाएंगे। तो सैम कब लड़ा जाए फिर? उसने कहा दिसंबर। कब लड़ा जाए? बट वाई इन दिसंबर? का दिसंबर में बर्फ पड़ती है, इसलिए चाइना वाला बॉर्डर पूरा ब्लॉक हो जाएगा, चाइना आ ही नहीं पाएगा ऊपर, अकेला पाकिस्तान रहेगा, पीटेंगे मैम, ढंग से मारेंगे इनको। इसलिए पाकिस्तान वाला युद्ध हमने 16 दिसंबर को जीता है। किस दिन जीता हमने? 3 दिसंबर के आसपास में हम अपना ऑपरेशन शुरू करते हैं। अगले महज 13 दिन के अंदर ईस्ट पाकिस्तान जिसको बोलते हो, जिसको आज आप बांग्लादेश कहते हो, वो हमने पूरा का पूरा अलग कर दिया था। वो हमारा थल सेनाध्यक्ष जो ये कर रहा था वो कौन था? और सैम इतने पॉपुलर हुए थे, इतने ज्यादा पॉपुलर हुए थे कि तब देश में चर्चाएं थी कि सैम इंदिरा को हटा के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब सैम इंदिरा को हटा क्या बनेंगे? इंदिरा गांधी की नाक बहुत लंबी थी, नाक लंबी नाक थी, सैम की नाक बहुत लंबी थी। तो इंदिरा गांधी एक मीटिंग में मिलती है और इंदिरा गांधी मीटिंग में कहती है कि जनरल आजकल बातें चल रही है कि तुम तख्ता पलट करने वाले हो। क्या करने वाले हो? मुझे हटा के तख्ते पे तुम बैठने वाले हो। सैम ने कहा नो स्वीटी, मेरी नाक जरूर तुम्हारी तरह लंबी है, लेकिन मैं राजनीति में मेरी नाक नहीं घुसाता। मेरी नाक तुम्हारी तरह जरूर है, लेकिन मैं राजनीति में अपनी नाक आर्मी में खुश हूं मैं। सैम बहुत बड़े, हमारा तो भारत का दुर्भाग्य है कि हमारे बच्चे हमारे जनरलों के बारे में नहीं जानते। मुझे तो गुस्सा हमेशा इस बात पर आता है कि हमने राजनेताओं के बूथ खड़े कर दिए जगह जगह चौराहों पे। ये सब जगह खड़े होने चाहिए, कोई सैम का लगना चाहिए, कोई जनरल थिमैया। कितने लोग आप में जनरल थिमैया के बारे में जानते हैं? जनरल करियप्पा भारत के पहले थल सेनाध्यक्ष हुआ करते थे, जनरल करियप्पा, जिनके बेटे को 1971 में पाकिस्तान वालों ने गिरफ्तार कर लिया। हमारे कुछ एयर सोल्जर गिरफ्तार किए गए, वायु सैनिक गिरफ्तार किए गए, उनमें सर करियप्पा का बेटा था। और सर करियप्पा आजादी से पहले के जनरल थे, तो सर करियप्पा को पाकिस्तान वाले भी सारे जानते, क्योंकि भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान के सैनिक भी पहले यही काम करते थे। तो वो गए और उनको जो पाकिस्तान वाले अफसरों को पता चला कि यार ये करियप्पा सर का बेटा है, और उन्होंने साइड में लिया गया, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि अब पकड़ के लेके गए तो किसी के थप्पड़ भी मारे होंगे, बिठाया होगा, नीचे भी बिठाया, उन्होंने करीब अरे इसको ऊपर बिठाओ, और तुझे कोई चीज चाहिए तो बता क्या क्या चीज तुझे चाहिए। फिर पाकिस्तान के अफसर ने करियप्पा सर को फोन किया कि सर करियप्पा गलती हो गई, सॉरी करियप्पा, हम भारत वालों को जो पकड़ के लाए उनमें आपका बेटा आ गया, सर करियप्पा हम आपके बेटे को वापस भेज रहे हैं। करियप्पा का वापस जवाब था कि क्या तुम मेरे बेटे को अकेले को भेज रहे हो, सारे इंडियन सोल्जर को भेज रहे हो? तो उन्होंने कहा आपके बेटे को अकेले। करियप्पा ने कहा नहीं, आए तब तो सारे इंडियन सोल्जर आना चाहिए, यदि सारे इंडियन सोल्जर को तुम मारना चाहते हो तो मेरे बेटे को मार दो, अकेला बेटा नहीं चाहिए मुझे। ऐसा बयान देने वाले थल सेनाध्यक्ष को हम जानते नहीं है। हम हमारे सगत सिंह के बारे में नहीं जानते, हम हमारे किसी हनूत सिंह के बारे में नहीं जानते, हम हमारे उसमें एयर मार्शल थे 2020 के अंदर वायुसेना के अधिकारी हुआ करते चंदन सिंह, जो मरे तब बाद में नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि भाई भारत के बहुत बड़े वायुसेना अध्यक्ष हुए थे, उनके बारे में अब नहीं जानते। हम जयपुर वाले महाराजा भवानी सिंह के बारे में नहीं जानते, जिसने पाकिस्तान का पूरा डिस्ट्रिक्ट जीत लिया था, छाछरो, पूरा छाछरो जीत गए थे। 6 महीने तक छाछरो हमारा था, 6 महीने तक छाछरो के अंदर हमारा बोर्ड लगता था, भारत सरकार। 6 महीने के बाद में शिमला में समझौता होता है, जुल्फिकार अली भुट्टो इंदिरा गांधी को बातों बातों में लगा के छाछरो वापस ले लेते हैं। इसलिए शिमला सम्मेलन के अंदर हमने वो खूब सारी जगह खोदी थी जो 71 के युद्ध के अंदर जीते थे। 71 के युद्ध में तो भारत के बच्चे को पता होना चाहिए कि यार पूरी दुनिया का दबाव, कि पूरी दुनिया कर रही है कि भारत को युद्ध नहीं करने देंगे। अमेरिका हमारे खिलाफ, अमेरिका में राष्ट्रपति हुआ करता निक्सन, कौन था
उसने कहते इंदिरा गांधी के बाद टाइम नहीं दिया था मिलने के लिए। इंदिरा गांधी अमेरिका गई थी, उसने टाइम ही नहीं दिया। उसने कहा ऐसी कही जाती है, अब भारत के प्रधानमंत्री को टाइम, तू क्या बात है। और उसने बात भी की इंदिरा गांधी से, बात है तो बहुत ही बुरे लहजे में वैसे बात की एकदम। इंदिरा जब यहाँ पे बांग्लादेश पर अपने अटैक करती है, पाकिस्तान पे इधर वाले पे अटैक करती है, तो उधर से निक्सन के फोन आते हैं, इंदिरा ने फोन ही नहीं उठाए। तो निक्सन उधर कहता है कि मुझे लगता है मैंने उसको थोड़ा कम डराया था, थोड़ा और डराता तो वो मेरी बातें मान लेती। और डराते नहीं डराते, इससे पहले तुम कब्जा कर गए थे। पाकिस्तान को यह लगा कि अमेरिका की सहायता आ जाएगी, और अमेरिका ने बाकायदा बंगाल की खाड़ी में अपनी नौसेना उतार दी थी कि भारत पर आक्रमण कर दिया जाए। पर उनकी नौसेना आके आक्रमण करती, उससे पहले बांग्लादेश आजाद था। 16 दिसंबर 1971 का दिन वो वास्तव में बड़ा जोरदार है, जब राजस्थान का एक जनरल ढाका के अंदर प्रवेश करता है, सगत सिंह। तो सगत सिंह बाद में लिखते हैं कि जब हमने ढाका में प्रवेश किया तो हमारे समझ में नहीं आ रहा था कि ढाका वालों को कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि ढाका की जो पब्लिक थी वो हमें देखकर इतनी उत्साहित थी कि वहां की कॉलेज की लड़कियां हमारे जवानों के आके हग कर रही थी, फूलों की बारिशें हो रही थी, और हमारे जवान नहीं समझ पा रहे थे कि इन लोगों को टैकल कैसे करना है। उस दिन ढाका में इतना उत्साह का माहौल था। पर अपने दुर्भाग्य ही है कि हम हमारे किसी सैनिक अधिकारी के बारे में नहीं जानते। सैम भारत के पहले फील्ड मार्शल है, करियप्पा सेकंड। पहले सैम को फील्ड मार्शल बनाया गया, उसके बाद में करियप्पा सर को बाद में फील्ड मार्शल का दर्जा दिया गया था। तो आजादी के बाद वाले जितने, इनके बारे में तो ज्यादा पढ़ा जाना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि हम नहीं जानते कि उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज कितना तेज गति से लड़ता था, पर हम सगत सिंह के बारे में जानते हैं कि सगत सिंह महज 2 दिनों के अंदर उधर मेघना नदी क्रॉस कर गए थे। ढाका के पास में मेघना नदी थी, पहले दिन जाके मेघना के पास उतरे, अगले दिन मेघना क्रॉस, और मेघना क्रॉस करके बांग्लादेश के अंदर घुस गए थे। तो कहते हैं सगत सिंह ने जब मेघना क्रॉस की, तब उनका जो ऑफिसर हुआ करते वो थे जगजीत सिंह अरोड़ा और जग्गी को पता चला, और जग्गी ने कलकत्ता से फोन किया कि सगत, मैंने सुना है कि तुमने मेघना क्रॉस कर लिया, और मैंने क्या ऑर्डर दिए थे कि तुम्हें मेघना क्रॉस नहीं करनी है, मेघना के इधर तक रहना है। सगत का वापस रिप्लाई था कि जग्गी क्रॉस नहीं किए, हम ढाका के अंदर घुस गए, हमने ढाका कैप्चर कर लिया है। और जग्गी ने कहा कि नहीं, तुम वापस आओ, तुम मेरा ऑर्डर इस प्रकार से वॉयलेट नहीं कर सकते, और तुम्हें वापस आना पड़ेगा। उस बंदे ने कहा कि अब तो लास्ट पे से वापस आएगा, या तो मुझे मारा जाए तो सेना वापस आएगी, वरना हमने तो ढाका जीत लिया। और यदि अब भी तुम्हें वापस बुलाना है तो प्रधानमंत्री से कहलवा दो, देश की प्रधानमंत्री कह देगी वापस आना तो वापस आ जाऊंगा। इंदिरा गांधी के पास समाचार भेजा गया कि साहब हमने ये कर दिया, आप करना है क्या आगे। आपने ये कहा था ढाका के पास तक पहुंचना, हम तो ढाका जीत गए, ढाका पे कब्जा है अपना, और पाकिस्तान सरेंडर करने जा रहा है। इंदिरा गांधी दिल्ली के प्रधानमंत्री ऑफिस के साउथ ब्लॉक में बैठी बैठी एक मीटिंग ले रही है। सरदार स्वर्ण सिंह देश के विदेश मंत्री वो उनके पास में बैठे हैं। बाबू जगजीवन राम देश के रक्षा मंत्री वो अगली सीट पे बैठे हुए, सामने कई आईएएस बैठे हुए। अचानक आईएएस के पास में एक पर्ची पहुंचती है, वो पर्ची आगे देता है, वो पर्ची आगे देता है, वो पर्ची बाबू जगजीवन राम के पास पहुंचती है। बाबू जगजीवन राम रक्षा मंत्री है, वो पर्ची देखते हैं, वो पर्ची इंदिरा को देता है। पीएम मैम ये एक पर्ची आई है, पर्ची पे खाली था, लिखा था ढाका कंकर्ड, हम ढाका जीत चुके हैं। उस दिन के जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो बताते हैं कि इंदिरा कभी किसी से हंस के बात नहीं करती थी, इंदिरा बहुत गुस्सेल तरीके से रहती थी। वो एकमात्र दिन है जिस दिन इंदिरा डांस कर रही थी, क्योंकि लहराती हुई साड़ी और लहराते हुए बाल साउथ ब्लॉक में उस दिन चर्चा का विषय थे। इंदिरा लगातार किए जा रही थी कि हाँ हमने ढाका जीत लिया है, हमने ढाका जीत लिया है। वो सेम था। वो हमारा थल सेनाध्यक्ष कौन था, कल पढ़ेंगे बाकी।